पेपर तो दो जो इसमें दिक्कत है उसको कर देते हैं। कौन से में आपका तो नहीं है? 5 नंबर में दो तार समान लंबाई और समान प्रतिरोध के हैं, लेकिन उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुपात 1:8 है, तो प्रतिरोधकता का अनुपात क्या होगा? इसके व्युत्क्रम 8:1 हो जाएगा। कैसे? अब आपको ये कहा कि सेम ही होगा भाई, आर बराबर रो इंटू एल बटा ए है। ठीक है, अब आप कहते हैं आर तो सेम ही है, उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुपात दे दिया, तो आर सेम ही है, एल सेम ही है, तो रो अनुपात क्या हो गया? रो समानुपाती क्या हो गया भाई? ए बढ़ गया। ए बढ़ेगा तो हमारे पास क्या होगा भाई? रो भी बढ़ेगा। तो जो एक अनुपात है वही रो का अनुपात होगा, तो 1:8 ही आएगा भाई। हाँ, तो आंसर क्यों गलत है ना? ए रो रो A1/A2, तो ये 1:8 है, तो ये भी क्या आएगा? 1:8 आएगा। चेंज थोड़ी ना होगा। लेकिन कंडीशन आपको ये दे दी ना, कंडीशन दे दी, दो तार समान लंबे समान प्रतिरोध के, उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुपात 1:8 है। यदि ये दिया है और ये समान है, ये दिया है, तो ये ऐसे थोड़ी कह रहे प्रतिरोध, ये कह रहे प्रतिरोध अनुपात क्या होगा? मतलब हो सकता है प्रतिरोध चेंज हो, जिसके कारण तो बराबर आया है, प्रतिरोधकता भी परिवर्तित हो सकती है पहले से ही। तो आंसर तो इसका आंसर 1:8 आएगा। आंसर क्यों कहता? सही करवाना, इसको सही कर देना भैया, कर देना है। 9 नंबर, 9 नंबर में लग तो 2 मिला है, क्या है? 40 डिग्री 0 डिग्री 2 में आपका क्या आया है? तो आंसर क्यों किया? 2 नहीं है क्या? है आपके क्या आया? डेढ़ आया था ना। दो तरीका है, एक तो मैं पूरा बड़े तरीके से सोल्व कर देता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट तरीके से भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट तरीके से लॉजिक लगेगा। हमारे पास 0 डिग्री पर प्रतिरोध कितना ये पूछा है, तो यदि मान लो ये कहा जाए आर एक्स कोई भी मान हो, R0 1 प्लस अल्फा 0 TX -0, ये लिख दूं मैं। अब देखो कि सबसे पहले 40 डिग्री पर 4 ओम है, तो मान कितना है? 4 ओम बराबर क्या आया भाई? R0 1 प्लस अल्फा 0 कितने डिग्री पर आया भाई? 40 पर। ठीक है, दूसरा 80 डिग्री पर कितना ओम है? 6 ओम। 6 बराबर R0 1 प्लस अल्फा 0 गुणा क्या जाएगा? 80, माइनस तो 0 है क्योंकि T0 पर कर रहे हैं। अब इसमें आपको निकालना क्या है भाई? R0 निकालना है। निकालना क्या है? R0। ठीक है, तो R0 निकालना, तो एक तो ये है कि आप है जो R0 को तो पहले काट के अल्फा 0 निकाल दो और फिर R0 निकाल दो है। हाँ, पहले अल्फा 0 निकाल दो, फिर क्या निकल जाएगा? R0। जैसे ऊपर वाले में नीचे वाले का दे देता हूँ भाग, भाग देना सीखा हमने। 4 बटा क्या बनेगा भाई? 6। R0 से R0 क्या होगा? कैंसिल। 1 प्लस अल्फा 0 गुणा 40, 1 प्लस अल्फा 0 गुणा 80। सोल्व करो, ये कितना आएगा? 2। ये कितना है? 3। 2 से गुणा किया तो 2 प्लस 80 इंटू 2 160, 160 अल्फा नोट, 3 प्लस 120 अल्फा नोट। अब देखो कि ये उधर जाएगा तो 1 बराबर 40 अल्फा नोट हो गया, पक्षांतरण कर लो, तो अल्फा नोट बराबर क्या है? 1/40। अब इसकी कोई वैल्यू पुट कर दो इसमें, 4 बराबर R0 1 प्लस अल्फा नोट की जगह क्या लिखोगे? 1/40 गुणा क्या है भाई? 1 40, 40 से 40 कट गए तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। 4 बराबर 2 R0, तो R0 का मान कितना हो गया? 2। ये रहा पूरी कैलकुलेशन से, ये क्या रहा? पूरी कैलकुलेशन से राग नहीं रहा। और ऐसे हमने ये अल्फा 0 निकालने का तरीका हमने पहले पढ़ रखा था, हमने किया नहीं कि 2 सवाल कर रखे हैं। अच्छा, अब सीधा करना था किसी को, तो आप देखो कि ये कहा है कि 40 डिग्री है तो प्रतिरोध का मान इन्होंने कहा 4 ओम है। 80 डिग्री है तो प्रतिरोध का मान कितना है? 6 ओम। आप बताओ कि तापमान में कितना परिवर्तन हुआ? 40। तो प्रतिरोध कितना बढ़ा? 2। 0 डिग्री है तो यहाँ भी परिवर्तन कितना है? 40। तो इसमें भी परिवर्तन 2 का ही आएगा, तो बराबर कितना आएगा? 2 ओम। देखो इधर बढ़ाओगे कितना बढ़ा? 2। इधर भी कितना? 2। इधर भी अंतर 40, इधर भी अंतर 40। सीधा तो लॉजिक ये है, लेकिन हमेशा एकदम सीधा लगेगा जरूरी नहीं है, तो अपन को आना भी चाहिए, ये भी आना चाहिए। जब सब सीधा लग रहा हो तो हम क्यों कैलकुलेशन करेंगे? तो ये सीधा सीधा लग रहा है भाई, अंतर 40 डिग्री प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ? 2 ओम। यानी 40 डिग्री तापमान बढ़ाया तब 2 ओम प्रतिरोध बढ़ा, तो इसका मतलब 40 डिग्री घटाएंगे तो 2 ओम घट जाएगा, बस। और कौन सा है? 10 नंबर करते हैं। दिखाए गए नेटवर्क यदि 4 ओम के एक प्रतिरोध को हटा दें तो परिपथ सक्रिय हो, तो प्रवाहित धारा अब कितनी क्या होगी? है ना, ये सिंपल है। समांतर में जैसे प्रतिरोध हटाते हो तो प्रतिरोध हटाने पर एक प्रतिरोध हटाओगे तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है तो धारा घट जाती है, कैलकुलेशन करनी नहीं है। हाँ? नहीं, आंसर की में घट जाएगा नहीं लिखा है।
आंसर की गड़बड़ होगी, आंसर की सही करो भाई, क्या गड़बड़ है ये जो जो क्वेश्चन में गड़बड़ है बताओ, मैं आपको चेक करा देता हूँ पूरा। ऐसा है 24 वोल्ट है ना भाई, चौबीस वोल्ट। अब ये कितना है, 6442, 6442, तो बताओ इसका हमारे पास कितना हो जाएगा मान भाई, 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, तो इसमें धारा का प्रवाह होगा कितना, तो आप कहेंगे धारा का प्रवाह होगा V बटा R, V का मान कितना 24, R का मान 6 प्लस 2 बराबर 2.4 एम्पियर, यही आया। जब आप एक 4 ओम का हटा देते हैं तो नया परिपथ बनाओगे, नया परिपथ बनाओगे तो ये तो आपके पास 6 रहा, ये रहा आपके पास 4, दूसरे वाले को तो आपने हटा दिया, और ये कितना रहा भाई 2, और ये आपके पास क्या रहा भाई 24, यही मामला है। 6 4 10 और 2 12, क्या निकालना है धारा, आई बराबर क्या आएगा V बटा R, तो 24 बटा क्या लिखोगे 6 प्लस 4 प्लस 2 बराबर कितना एम्पियर आएगा 2, पहले कितना एम्पियर था 2.4, अब कितना या 2, बताओ मान बढ़ा के घटा, घट जाएगा, घटेगा। 11वें का 11वां कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, 11वां अच्छे से नहीं दे रखा, वो मैं करा दूंगा, 11वें का बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा कि नीचे दिए गए परिपथ में RA RB RC 20 10 10 है ना, डेल्टा दिया आपको, कल मैं प्रतिरोध की मान की बात करता करता मैंने कहा बताऊंगा, मैं भूल गया, मैं चला गया, आपके 2 सवाल आ गए थे, आए थे ना वो, A B C, यही है। RA का मान है 20 ओम, ये मान कितना है भाई 20, RB का मान है 10 और RC का मान है 10। अच्छा, अब आपको देखो कि ये मामला है, ये आपके पास है R1, ये R2, ये लिखा हुआ है R3, ये लिखा हुआ है कि नहीं भाई, ठीक है। R1 बराबर सूत्र क्या था आपके पास, R1 बराबर था R12 इंटू R31 अपॉन सभी के योग का देना है भाग, तो R12 प्लस R23 प्लस 31, यही टेक्निक बताई थी। R1 किस पर है, A पर है, कहां पर है, तो अब बताओ A पर कौन से दो प्रतिरोध आ रहे हैं, एक तो ये 10 ओम और एक ये आ रहे हैं 10 ओम, ये आ रहे हैं, आप अपने सूत्र वाले से देख लो कैसे लिखा हुआ है, 10 गुणा 10, योग का भाग दोगे कितना है भाई 10 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो गया 40, 100 में 40 का भाग दे कितना है, ढाई, ढाई ओम, ढाई ओम कितने ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में, करना तो सारा पड़ेगा नहीं, 5.2 तो मुझे नहीं लगता किसी में आएगा, एक आया ढाई, 2 आएगा 5 5, ये तो दिख गया भाई, इनसे ढाई आया तो इनसे कितना आएगा 5, इनसे भी कितना आएगा 5, तो ढाई 5 5, ढाई 5 5, नहीं सी में कैसे होगा, देखो साहब पहला पहला ढाई ओम में करेक्ट, ओके, अगले में आएगा 5 ओम और अगले में आएगा 5 ओम, क्योंकि R1 R2 और R3 बताना है, हमने R1 ही तो बताया अभी तक बराबर, तो अगले दोनों आ जाएंगे 5 5 ओम, तो ऑप्शन आएगा ए, सी ऑप्शन नहीं आएगा। आंसर क्यों सी दिया गया, आंसर की मुझे लगता है कोई पुरानी वाली चिपका दी, पर सही नहीं, आंसर की गलत है, बात करो अभी उनसे जहां से भी है। इतना आंसर की गलत देते तो नहीं है, आंसर की कोई गलत कॉपी हुई है, ये तो चांस ही नहीं है, 1 मिनट रुको भाई, उनको कहो आंसर की मुझे भेजो, आंसर कितनी गड़बड़ कैसे, और कौन सा सवाल था, 19 नंबर, 19 नंबर, मैं कल यही कह रहा था, मैंने कहा चिन्ह मैंने बताया भी था बातों बातों में, मैंने कहा अपना लिखना भूल गए हैं, वो मैं लिखवा के जाऊंगा, वो भी मैं बिना लिखा वापस चला गया, मैंने कहा 2 सवाल आ रहे हैं, ये बात भी पूरी हुई थी, हाँ फिर मैं चला गया, फिर मैं वापस वो डीसी थ्योरी पढ़ाता पढ़ाता सवाल कराता कराता भूल गया,
और मुझे ये याद था मुझे, मैंने पेपर देखा था ना, ऐसे सवाल ऐसे सरसरी नजर से, तो मैंने कहा अच्छा ये अपने रह गया था, तो मैंने कहा अपन जाते समय इसको लिखवा देंगे, और अपने बीच में चर्चा भी हुई, लेकिन वो बिना लिखा ही चला गया। है तो आसान सा, ऐसा कोई मुश्किल कुछ नहीं है, सिंपल। देखो आपको ऐसा लिखा हुआ है 3R2, क्या लिखा हुआ है? अभी आप देखो, तुम ध्यान से लॉजिक समझो, उत्तर तुम सब निकाल लोगे। 3R2, इसका मतलब है 3.2 ओम। अब आर क्यों लिखा? उन्होंने कहा कि जो रजिस्टर है ना, वो चपटा वाला भाग है, उस पर यदि डॉट लगेंगे तो डॉट बहुत छोटा सा होगा, घिस भी सकता है, इसलिए उसकी जगह क्या लगा दिया? आर। तो अब देखो दूसरा 3K2 लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ? 3.2 किलो ओम। 3M2 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया भाई? 3.2 मेगा। कंफ्यूजन है क्या? नहीं, एक सेट पूरा हुआ। अभी देखो तुम सब सेट हो जाएगा पूरा। यदि मैं 3 2 R लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है? 32 ओम। यदि मैंने ये लिख दिया 3 2 K, इसका मतलब क्या हो गया भाई? 32 किलो ओम। और यदि मान लो मैंने 3 2M लिख दिया तो क्या हो जाएगा भाई? 32 मेगा ओम। यहाँ भी कोई कंफ्यूजन है ही नहीं कंफ्यूजन। जहां के है वो डॉट आता, अब इसमें आगे डॉट के आगे कुछ है ही नहीं तो क्यों लिखेंगे? 5 और 5 डॉट 0 तो सेम ही होगा ना। ठीक है, अब आता अगला। मैंने लिखा R32, इसका मतलब है 0.32 ओम। जहां आर है वो बिंदु जाएगा। K32, इसका मतलब क्या हो गया? 0.32 किलो। और M32, इसका मतलब क्या हो गया? 0.32 मेगा। ये अपनी थ्योरी में लिख लेना, जहां प्रतिरोध चर लिखा आपने। अब सवाल कर लो, हो जाएगा। छोटी सी बात ही वो, मैंने बताना भूल गया था मैं। करते हैं भाई, ये लिख तो लो पहले प्रतिरोध में जाके नोट्स में, है तो छोटी सी चीज ही। ये आंसर की लिखी किसने? नहीं लिखी। ये नहीं, आंसर की गलत आई हुई है। आंसर की गलत आई हुई, दूसरे की दी हुई है। और कौन सा था सवाल? 26 का देखो कि हमारे पास उत्तर आएगा आर। क्या आ रहा है आपके? आर आ रहा है? आर में दिक्कत नहीं है, 2 R तो हो गए, शॉर्ट चले गए। फिर आर आर श्रेणी क्रम में 2R, एक और श्रेणी क्रम 2R समांतर क्रम में कितना हो गया? आर। सिंपल है। 22 नंबर। 1200 ओम मान के एक लेटर कोड है। आप खुद लिख लो ना, मैं बता तो दिया। अब बताए ना अभी तो। 1200 को क्या लिखोगे? 1.2 किलो ओम, तो 1K2। 1200 ओम कितना होता है? 1.2 किलो ओम, तो 1K2। हाँ, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ता है, पीटीसी होता है वो तो। 21 आंसर की गलती है, ये भी गलती है। हाँ? और कौन सा सवाल? इसमें कौन सा पीटीसी नहीं है? कार्बन नहीं है, कार्बन एनटीसी होता है।
कार्बन एनटीसी होता है, थर्मिस्टर एनटीसी होता है, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ एनटीसी होता है, हैं? नाइक्रोम, हाँ नाइक्रोम हीटर में लगने वाली है, हैं? नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट से कुचालक कैसे होगा? ऐसे क्या बात करते हो? अरे वो अब्रक है, तुम उल्टे चल गए, वो समझ गए आपकी बात, वो अब्रक है, अब्रक इधर थोड़ी है। नाइक्रोम तो चालक है, तभी तो धारा प्रवाह हो रही है, तभी तो गर्म हो रहा है। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई कब प्रवाह होगी? जब चालक होगा। नहीं तो हीटर काम कैसे करेगा? कुचालक, कुचालक तो लकड़ी है, इसको गर्म करो, नहीं होगी। चालक, नाइक्रोम चालक है, मैग्नीन चालक है, यूरेका चालक है, टंगस्टन चालक है, सब चालक है। जो आप कह रहे हो वो अब्रक होता है। अब्रक के बारे में स्पष्ट लाइन लिखते हैं विद्युत स्त्री को पढ़ते समय, पढ़ते ना, तो हम इलेक्ट्रिक आयरन को, तो क्या अब्रक जो है विद्युत का कुचालक एवं उष्मा का चालक होता है, अब्रक है, माइका और को नहीं है, वही है अब्रक है। इधर उधर मत करो, वो इधर उधर से आपके हो गया है। 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध है, जो 15 ओम बना 60 आएगा, क्लास में करा दिया था। कुल मिला के गड़बड़ है तो आंसर की में आपने तो सही किया है, हाँ तो वो तो अभी आंसर की चेंज हो जाएगी। और कोई मामला है? 30 किसका डाउट है? 30 किसका डाउट है? आदमी नहीं तेरे, क्लास अटेंड किया करो बराबर, क्लास के अंदर ही कराया हुआ है, आराम से डिटेल में। नहीं आए तो वीडियो देखो वापस, वो क्लास में करी हुई चीज तो वापस क्यों करूं मैं? ऐसे तो क्यों करो? आप लेट आए तो आप आए, मैं तो आया नहीं लेट। मैं हमेशा कहता हूँ, डेली एक लाइन बोलता हूँ, जो भी लेट आएगा लेट वो है, मैं थोड़ी हूँ, मैं तो टाइम पे हूँ। और आप लेट आए हो, मैं यदि वापस पढ़ूंगा तो इसका मतलब पहले आने वाला मतलब क्या रहा? लेट आने वाले वीआईपी हो गए हैं? इसी छोड़ दे लो, लिख लो ना, यदि याद ही हो जाए, समझ में आ गया होगा। इससे आसान कुछ चीज हो ही नहीं। मैं तो क्या लिखा था, कल भी मैं बात की थी, मैंने कहा 2 सवाल आ रहे हैं, वो लिखा है प्रतिरोध में, छूट गया था, फिर मैं पढ़ता पढ़ता मैं निकल गया, अभी वापस सवाल देखा याद आया, ये कल लिखा के जाना वाला था पहले मैं, ताकि आपके 2 सवाल से ढंग से बन जाते हैं। आयो इतनी सारी चीजें होती है ना, कई बार क्या होता है कि कोई चीज पॉइंट हेडिंग ही मिस हो गई, जिसके हेडिंग ही मिस हो गई तो डाटा कहां से आएगा? इसीलिए टेस्ट जरूरी है, इसीलिए आपको सवाल करना जरूरी है। जितने ज्यादा सवाल करोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कुछ छूटा तो नहीं है, हैं? अब तो यार पेपर देना वापस। एक समांतर परिपथ में समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम किसके बराबर होगा? समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम इंडिविजुअल प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होगा, व्यक्तिगत प्रतिरोध के व्युत्क्रम का योग होगा। समतुल्य प्रतिरोध होता कौन सा, पहले ये बताता हूं, आरटी। समतुल्य प्रतिरोध कौन सा होता है? आरटी। आरटी होता है ना समतुल्य, तुल्य मतलब कुल प्रतिरोध। और व्यक्तिगत प्रतिरोध क्या होता है? R1 और R2 R3, ये कौन सा प्रतिरोध होता है? व्यक्तिगत। ठीक बात है। समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम 1/RT किसके बराबर होगा? जो व्यक्तिगत है उसके व्युत्क्रम के योग के बराबर। व्यक्तिगत का व्युत्क्रम वाग निवा, इन सभी का क्या हो रहा है? योग। यही तो लाइन है, बस मैंने कहा पूछने का तरीका बदल सकता है, ये तो आप जानते भी तो। व्युत्क्रम का मतलब बट्टा में। चलो भाई, मैग्नीन और यूरेका जेडटीसी कैसे हैं? इनमें धारा रहती नहीं है क्या? यहाँ रहती है, कंफ्यूज हो रहा? कंफ्यूज नहीं हो रहा। पहली बात तो आप बताओ जेडटीसी कहते किसे हैं? धारा का किसने कहा? धारा की लड़ाई है ही नहीं ना जेडटीसी में। जेडटीसी पीटीसी एनटीसी बोलते तो लड़ाई तापमान से है। जेडटीसी का मतलब है जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी ताप बढ़ोगे तो भी प्रतिरोध पर नहीं के बराबर असर पड़ेगा, नगण्य असर पड़ेगा, उसे जेडटीसी कहते हैं। जैसे ताप बढ़ोगे प्रतिरोध बढ़ेगा, पीटीसी। ताप बढ़ोगे प्रतिरोध घटेगा, एनटीसी। ताप बढ़ाया लेकिन नहीं के बराबर प्रभाव पड़ा, वो क्या कहलाए? जेटीसी। और मैग्नीन में ये होता है 0.0000015 प्रति डिग्री सेल्सियस। क्या फर्क पड़ेगा? 1 ओम बढ़ाने के लिए आपको 10,000 डिग्री बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके 1 ओम बढ़ेगा। तो फर्क पड़ रहा है क्या? इसलिए हैं एक का 2.5 है, एक का 1.5 है, दो है ना, जेटीसी यूरेका और मैग्नीन है, दोनों ना। सर ब्लॉक कर रखा है क्या मुझे? देखो ब्लॉक करेंगे तो आपके वहां नाम आ जाएगा, आप ब्लॉक हो चुके हैं, हमेशा जल्दी कर सकते हैं। जब तक मैसेज कर सकते ब्लॉक नहीं है। एक और है, सर प्लीज रिवाइज करें डेल्टा टू स्टार वाले सवाल को। नहीं, आप स्टार डेल्टा को आराम से मैंने बताया, जो मैंने थ्योरी पढ़ी बहुत आराम से पढ़ी, उस वीडियो को वापस देखो, इस सवाल को साथ वापस करो, आपसे 100% हो जाएगा। फिर भी नहीं हो तो मेरी जिम्मेदारी। लेकिन अब क्या है, आप यदि वो स्टार डेल्टा का कॉन्सेप्ट नहीं देखोगे, सीधे आओगे तो दिक्कत है, क्योंकि स्टार डेल्टा का मैंने फॉर्मूला बनाने का तरीका भी बता दिया था, वो दिक्कत नहीं है। ओके भाई, ऐसे सवाल पूछेंगे तो डिसाइड कैसे करेंगे R1 R2 R3 कौन सा? ये बड़ी जरूरी बात है। ये A है ना, तो ये A है, कॉमन है। ये B है तो ये B है, ये C है तो ये C है, ये सेम होना जरूरी है। एक्चुअल में क्या इसी की जगह तो बनेगा, वो जो दूसरा बन रहा है ना वो इसी की जगह बन रहा है। A B C चेंज नहीं हो सकता। अब यदि ये R1 है तो ये आपके पास A का मतलब क्या हो गया? 1,
बी का मतलब क्या हो गया 2, सी का मतलब क्या हो गया 3। ये R1 है तो ये क्या है R12, ये क्या है R23 और ये क्या है R31। 1 1 है कि नहीं, दोनों 1 आया, 2 वाला दोनों 2 आया, 3 वाला दोनों 3 आया, ऐसे होता है। अब आज हम एक चैप्टर पढ़ रहे हैं आवेश एवं स्थिर वैद्युतिकी। इस चैप्टर के बारे में शुरू करने से पहले चीजें बता दूं, आपके क्या हाथ पांव टूटे हुए हैं क्या है? सीधे बैठो, सीधे मतलब सीधे एकदम सीधे, हाँ ऐसे। आप देखो गांव से आ गए हो इधर, अब आपको सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। मैं गांव से आया हूँ, इसलिए आलस वालस वाला मत करो, ऐसे गोडा ऊपर निकाल दिया यार, सारा ले लिया। कंसंट्रेट होकर पढ़ो। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने प्रतिरोध और डीसी थोड़ी पढ़ा है, प्रारंभिक विद्युत पढ़ा है। स्थिर वैद्युतिकी जो चैप्टर है निमी की किताब में कहीं नहीं है, निमी में इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। केवल आधे पेज में कुछ लाइनें लिखी हुई, आवेश का मात्रा क्या होता है, गुण क्या होता है, इतना सा। लेकिन 2018 में जो टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम हुआ था तो हर पेपर में 2 सवाल आए थे, और वो सवाल ज्यादातर जो सवाल थे 12वीं की फिजिक्स वाली किताब से आए हुए थे, क्योंकि 12वीं फिजिक्स में स्थिर वैद्युति है, जिसके भी पीसी में साइंस वाला होगा उसके है, तो सवाल आए थे वहां से। हम उसी को ध्यान में रखते हैं, उसी का निचोड़ के साथ हम चीजें पढ़ेंगे। पढ़ने का कारण मैंने बता दिया, पढ़ने का कारण हम जिसकी तैयारी करें इन्होंने पूछा पहले, इससे पहले इतना ज्यादा स्थिर वैद्युतिकी किसी ने नहीं पूछा। 2018 की वैकेंसी के अंतर्गत क्या है कि पेपर भी हुए थे, 17-18 पेपर हुए थे, कितना 18 ना, 2018 वाली भर्ती में 18 पेपर हुए थे। 21 अगस्त से स्टार्ट हुए थे, एक 26 अगस्त को छुट्टी थी, ऐसा कुछ था। 23 नहीं 23 24 25 27 28 29 अगस्त 2018 को एग्जाम हुए थे। एक 26 अगस्त की छुट्टी थी, बाकी 6 दिन एग्जाम चले थे, हर दिन 3 शिफ्ट थी, 18 पेपर हुए थे। और इन 18 पेपर में से एक तो हर पेपर में 2 सवाल स्थिर वैद्युतिकी के पूछे, वापस 2022 वाले में नहीं पूछी था, उसमें केवल 1-2 सवाल आया, मतलब टोटली कोई ज्यादा सवाल आया नहीं। लेकिन हमें डर तो है ना, आगे पूछ सकता है, हमारा पढ़ने का कारण बता दिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 2018 में पेपर हुआ था उसमें 18 शिफ्ट में से 3 शिफ्ट ऐसी आई थी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल थे 30-30। 15 शिफ्टों में इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल थे 5-5 6-6। 3 शिफ्ट ऐसी थी जिसके इलेक्ट्रॉनिक्स के सवाल आए थे 30-30। तो जिसके देखो ये आपके किस्मत आजमा लेता है बात चलता चलता ही। उससे पहले तक इलेक्ट्रॉनिक्स कितनी आती थी, 5 सवाल आती थी, तो बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स को लिमिटेड ही नॉलेज में लेता था कि ठीक है हम डायोड देख लेंगे, ट्रांजिस्टर क्या है छोटा मोटा देख लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे। तो ओके, कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, तब तक सही चल रहा था। जब एग्जाम देने गए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन 3 शिफ्ट ऐसी आई जिनकी इलेक्ट्रिकल बहुत अच्छी थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के 30 सवाल है, तो वैसे डिप्रेशन चला गया, एग्जाम गया, चला जाता है नहीं जाता है। तो एक तो उसे ये भी सीखने को मिलता है कि आपके कोई भी चैप्टर से सवाल कम आए चाहे ज्यादा आए, पढ़ पूरा लेना, पता नहीं आप जो छोड़ोगे वो आ जाएगा। और ये मैं टेक्निकल हेल्पर की बात बता रहा हूँ, एग्जैक्ट डेट के साथ ही बता रहा हूँ मैं आपको, तो क्या मैं कुछ है भी नहीं। 2022 में जो पेपर हुआ था प्री का, तो पेपर उन्होंने दिया नहीं हमें, तो अपने पास तो है नहीं प्री का पेपर। बच्चों ने जो सवाल मुझे भेजे थे उसके अनुसार पेपर तो आसान ही था प्री का। प्री में जो टप आई थी वो राजस्थान जी की आई थी, इलेक्ट्रिशियन कहीं पर भी टप नहीं आई। फिर आया मेंस का एग्जाम, मेंस में राजस्थान जी के प्री की तुलना में तो आसान हुई, प्री में तो उबड़ खाबड़ थी, पता नहीं क्या ही दे दिया उन्होंने। मेंस में तो राजस्थान जी की आई थोड़ी सी ठीक थी, और टेक्निकल भी थी, टेक्निकल पेपर आया हुआ पड़ा है, पेपर है जो 2D लेवल पर है, ऐसा नहीं है कि उबड़ खाबड़ है हर कहीं से आगे, कुछ नहीं आया, सीधा सीधा तरीके से पेपर पूछा हुआ है। तो अब अगली बार भी पेपर कैसे भी पूछ ले, तरीके से भी पूछ ले, उबड़ खाबड़ी पूछ ले, तो अपन को सारा चैप्टर पढ़ना जरूरी है। स्थिर वैद्युतिकी पढ़ने का कारण है हमारा ये, और इसलिए आज और कल 2 दिन तक पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी, गुरुवार ना, आज गुरुवार और शुक्रवार। और उसके बाद हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे कैपेसिटर। संडे को छुट्टी नहीं है, संडे को क्लास है, उसमें भी हम कैपेसिटर बाकी का भाग पढ़ेंगे, उसके बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट कहां तक का होगा, स्थिर वैद्युतिकी तक का। कैपेसिटर तो चल रहा है, नहीं तो कैपेसिटर तक ले लेंगे, कैपेसिटर तक ले लेंगे, आप पढ़ तो रही हो, कोई दिक्कत तो है नहीं उसमें। डीसी थ्योरी का उनका सबका टेस्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, पढ़ना बड़ा सीरियस है, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर मतलब एक भी नंबर कटे तो आपके ना मतलब टेंशन हो जानी चाहिए, वैसी वाली पढ़ाई करनी है। मौका मैं आपको ये लाइन इसीलिए कहता हूँ कि बार बार मौका नहीं मिलता है। ये हेल्पर की भर्ती के बारे में बता, मैंने आपको भी बात की थी, ये पता नहीं कहीं से आई है, आपकी किस्मत अच्छी थी आ गई, इसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की, मैंने की थी, ने जो तैयारी करने वालों ने की थी, ये ये आ गई है। तो आप ये समझ लो कि आपकी किस्मत अच्छी है, और ऊपर ऊपर से काफी सारी क्रीम है जो छटके चली गई है, अब आपका नंबर है, बस आप लापरवाही नहीं बरतें, एक एक नंबर के लिए भी आपको जितना संघर्ष करना संघर्ष करो, नंबर कटना नहीं चाहिए, इस लेवल पर करो, वापस मौका मिलना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना हमेशा, तो आपका पेपर भी सही हो जाएगा। अगस्त में एक हम राजस्थान जीके की एक किताब लेके आएंगे, राजस्थान जीके की थ्योरी की, शॉर्ट नोट्स की, लगभग 250 पेज की होगी, पूरा राजस्थान जीके होगा, और बहुत शानदार होगी, आपका पूरा भाग रिवाइज करा देगा, पूरा पूरा वो आएगी अगस्त लास्ट तक, बहुत अच्छी आएगी, सवाल बाहर जाने की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन कभी भी ध्यान रखो, शॉर्ट किताब होती है, नोट्स होता है, जो रिवीजन कराने वाला होता है वो वास्तव में रिवीजन कराने के लिए ही होता है। पहले आपको डिटेल में पूरा पढ़ना चाहिए ताकि वो रिवीजन करवा दे, क्योंकि लास्ट टाइम में पूरी पूरी किताबें नहीं पढ़ी जाती ना, पहले पूरी पढ़ा हुआ होता है ना, तो रिवीजन वाला समझ में आता है,
सीधे शॉर्ट लाइन समझ में भी तो नहीं आती, समझ में आ जाती है, याद नहीं रहती, उसमें डाटा डाटा होता है, तो वो होता है रिवीजन के हिसाब से। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी के बारे में सबसे पहले किसने बताया था भाई? थेल्स ने। तो थेल्स अंबर है, कई जगह इसका नाम थेल्स अंबर ही लिखा जाता है, थेल्स अंबर है, इन्होंने हमें बताया था। तो आप इसका थेल्स ही नाम लिख दो केवल। ये जो है ना 500 या 600 ईसा पूर्व कह दो, जब ये बात उसने बताई थी तो 578 ईसा पूर्व था, 578। यहाँ आपकी किताबों में लिखा हुआ 2500 वर्ष पूर्व है ना भाई। एक्चुअल में ये था कौन, पहले ये देखो, ये था फिलोसफर, दार्शनिक था। दार्शनिक किसे कहते हैं? ओशो। ओशो, ओशो का नाम सुना है? रजनीश ओशो, जो दार्शनिक है, जो हर चीज में तर्क अच्छे से करना जानते हैं, जो चीजें बताते हैं कि भाई कोई चीज किस प्रकार, जैसे मान लो होता है ना, हम पैदा ही क्यों हुए, धरती पर आने का अपना लक्ष्य क्या है, जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, वो ज्यादातर होते हैं दार्शनिक। तो ये भी दार्शनिक थे। उस समय जो यूनान के सप्तऋषि 7 ऋषि थे दार्शनिक, उनमें से एक था थेल्स, और सबसे पुराने दार्शनिकों में से ये था। और ये दार्शनिक जो थे, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि भाई जीवन किससे बना? मिट्टी से। फिर दूसरा दार्शनिक आया, उसने कहा ना, मिट्टी से नहीं बना, जीवन बना है मिट्टी और पानी से। क्या उन्होंने प्रैक्टिकल किया ना, वो देख के वो चीजें ऑब्जर्व करते थे। फिर तीसरा दार्शनिक आया, उसने कहा ना, जो जीवन बना है मिट्टी पानी के साथ हवा से। ऐसे करते करते आए हम 5 तत्व पे आए हैं, शुरू वहां से हुए थे, ठीक है ना। इसी प्रकार आप जब बायोलॉजी वगैरह पढ़ते हैं तो कहते हैं इसका जनक कौन है? अरस्तु। अरस्तु साइंटिस्ट थोड़ी था, अरस्तु था दार्शनिक, कि पत्तियां क्यों उगती है, उसने ऐसे देखा, उसने जो चीजें देखी ऑब्जर्व की वैसे बता दी। तो अरस्तु ने फिजिक्स में कई बातें बता दी, लेकिन बाद में गैलीलियो आया, गैलीलियो ने सारे सिद्ध करके गलत किया, झूठी झूठी बातें कहकर चला गया वो। उसने सिद्ध किया, फिजिक्स में प्रैक्टिकल होता है पूरा, उसने प्रैक्टिकल करके सिद्ध किया कि देखो ये भी अरस्तु गलत बता गया, ये भी अरस्तु गलत बता गया, ऐसे। तो सबसे पहले चीजें दार्शनिक हिसाब से चलती है। जब इस सही कि ये बाइबल लिखी गई थी तो उसमें ये लिखा गया था, उन्होंने भी, उसमें भी कोई दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी है जो बीच में, सूर्य और चंद्रमा चारों चक्कर लगाते हैं। तो क्या उसने गणना की थी? नहीं, उसने ऐसा देखा कि भाई इधर से सूरज निकलता है, इधर जा रहा है तो चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी तो एक ही जगह रुकी हुई है। यही तो सोचा उन्होंने, उन्होंने लिख दिया और बाइबल में छप गया। अब बाइबल तो किसकी किताब है? भगवान की, धर्म ग्रंथ है। अब सबसे पहले कोपरनिकस ने कहा कि नहीं नहीं, गलत बात कह रहे हो। 1500 शताब्दी उसने कहा कि सूरज बीच में, पृथ्वी चक्कर लगा रही, नहीं तुम गलत कह रहा है। फिर गैलीलियो ने कहा कि कोपरनिकस सही कह रहा है, तो बीच में सूरज है, पृथ्वी चारों चक्कर लगा रही, तो उसको सजा दी गई। और सजा में उसको कहा कि भाई आपको उम्र कैद है। फिर उसमें उसकी उम्र काफी हो चुकी थी, उन्होंने उम्र कैद तो क्या करें, नजर बंद कर देते, घर के बाहर 2 गार्ड लगा देते। तो जब उसको सजा सुनाई गई थी कि तुमने ईश्वर की निंदा की, इस निंदा का कानून लगाया था, तब गैलीलियो ने बोला था, और सजा सुनाई थी तो बोला था, तो अभी घूमेगी तो पृथ्वी। मुझे सजा सुनाने से कोई सूरज थोड़ी चारों चक्कर लगा देगा, घूमेगी तो पृथ्वी। और उस गैलीलियो की इस बात पर 300 साल बाद रोम कैथोलिक ने 1992 में सामूहिक माफी मांगी थी। गैलीलियो तुम सही थे, हम गलत थे, उसकी मौत भी हो गई, 300 साल के बाद माफी मांगी उससे। तो मामला यह है कि जो पहले बात बताई, कैसे बताई गई थी दार्शनिक से। हमारे पास जितनी भी हम रिसर्च में पढ़ते आ रहे हैं, चाहे आप प्लूटो क्या था, दार्शनिक था, अरस्तु क्या था, दार्शनिक था। जो पुरानी चीजें जहां से हम इतिहास शुरू करते आ रहे हैं, वहां प्रैक्टिकल नहीं हो रहा था, वहां पर वो दर्शन शास्त्र के हिसाब से चीजें बताते थे कि जीवन में कोई चीजें जो देखी है, उन्होंने पूछने की चेष्टा की क्यों हो रहा है, फिर उसको लगा ये इस कारण हो रहा है। पेड़ पौधे हरे क्यों हो रहे हैं, तो किसी ने बताया इस कारण हरे हो रहे हैं, कोई ना कोई कारण बताते गए। तो वो जो लॉजिक इतना अच्छा देते हैं कि लोग कन्विंस हो जाते हैं, यार बात तो पता है कि कह रहा, बात तो सही कह रहा है, यही दार्शनिक है। ओशो क्या है? ओशो क्या रिसर्चर था? नहीं। कोई प्रैक्टिकल करता था? नहीं। ओशो क्या था? दार्शनिक। ओशो दार्शनिक था। ओशो क्या है, बात इतनी अच्छी ढंग से, इतनी अच्छी तरीके से कहता था कि लोग उससे प्रभावित हो जाते थे, यार बात वो सही कह रहा है। ऐसे सुकरात के साथ था, सुकरात भी नाम सुना होगा आपने, तो सुकरात भी दार्शनिक था। सुकरात के विचार से पूरा जो रोम है जो प्रभावित होने लगा, तो उसको जेल देके मार दिया कि और किसी को प्रभावित करेगा, पियो जेल में। सरकार को डर लगता ना, ये प्रभाव हो गया। तो तरीका मोदी जी ने क्या किया? प्रभावित। मोदी जी ने कोई 100 स्मार्ट सिटी थोड़ी बना दी, मोदी जी करते प्रभावित। मामला तो ये है ना, तो शब्दों की इतनी बड़ी ताकत होती है कि पूरी चीजें चेंज हो जाती है, होती है नहीं होती है, वो बड़ा मामला है। अभी मोदी जी बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाने में लगे हुए हैं, तो मुंबई बनेगा मोतिहारी, ऐसा कर रहे हैं ना वो, तो अभी उस चीज में लगे हुए हैं। तो वो इसमें कला में निपुण है। ओशो भी इस कला में निपुण थे कि अपने बात को बहुत प्रभावी ढंग से कहता था, कन्विंस हो जाता था, फिर लोगों को लगता था कि हाँ यार बात ये बहुत शानदार कह रहा है, तो वही कहलाते थे दार्शनिक। ये भी क्या था? दार्शनिक था। दार्शनिक के बाद में ये गणितज्ञ का भी इन्होंने 1-2 चीजें बताई है। थेल्स का नियम आता है गणित में कि व्यास के 2 बिंदु से परिधि पर बनने वाला कोण सदैव 90 डिग्री का होगा। ये मैथ में आता है। जैसे ये हमारे पास है, ये व्यास है कि नहीं है, ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? कहेंगे 90 डिग्री का। चेक कर लो बोले, ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। ये कोण कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। सदैव 90 डिग्री बनेगा। परिधि पर कोण कितने डिग्री बनेगा? 90 डिग्री। तो ये था। और फिर ये
जो वैज्ञानिक तो कहलाई दिए, लेकिन इनकी बातों में क्या है कि हवा हवाई बातें थी। मैंने दार्शनिक बारे में कहानी इसलिए बताई पूरी, ये हवा हवाई बातें थी, इनकी बातों में कोई प्रैक्टिकली वजूद तो था नहीं। इसलिए इन्होंने जो कहा लोगों ने बात मान ली, लेकिन हुआ क्या, कुछ नहीं। उसके इनके मरने के 2000 साल तक विद्युत का पता ही नहीं था। तो इनकी बात तो केवल हवा हवाई तो थी। इसलिए थेल्स का बहुत ज्यादा सवाल पूछा नहीं जाता है, बस हिसाब का कुछ पूछ ले तो पूछ ले। ठीक है भाई। ग्रीक कहते हैं यानी यूनानी। ओके। इन्होंने क्या कहा था, कहरवा नामक पदार्थ को रेशम से रगड़ने पर, अब लिखने में लिखते हैं कागज, लेकिन कागज था ही नहीं उसमें, कागज के छोटे छोटे कण इस पदार्थ की तरफ आकर्षित होते हैं। कागज क्यों नहीं था, ये बात है 600 ईसा पूर्व है। कागज का आविष्कार चाइना में हुआ था 200 ईसा पूर्व है, यानी इसके 400 साल बाद हुआ था। तो कागज तो था ही नहीं। हिंदी की किताब में कागज के छोटे छोटे टुकड़े लिख देते हैं, इंग्लिश में लिख देते हैं सम स्मॉल पार्टिकल। कागज का ही नहीं नाम होता है, सम स्मॉल पार्टिकल। तो आप ये देख लो, कागज के छोटे छोटे टुकड़े इस पदार्थ की तरफ आकर्षित होते हैं। तो उसने ऐसे किया होगा। अब कहरवा नामक पदार्थ कौन सा होता है, जैसे अपने पेड़ से छाल को काटते हैं तो गोंद निकलता है ना पेड़ से, तो वो गोंद निकलता है तो उसको रगड़ा रेशम से, उसकी तरफ देखा तो उसने घास फूस के कुछ छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित हुए होंगे। तो कहा भाई ये देखो आकर्षित हो रहा है, इसका मतलब इसमें शक्ति है। उसने कहा आकर्षित क्यों हो रहा है, उसने कहा नहीं मालूम क्यों हो रहा है, लेकिन आकर्षित हो रहा है। बस इतना ही तो बताया उन्होंने। लिख लिया भाई। तो इन्होंने ऐसा कोई बहुत बड़ा तीर मारने वाला नहीं था, लेकिन इतिहास में ऐसा माना जाता है ना, सबसे पहला आदमी कौन था जिसने आवेश के बारे में चर्चा की, तो थेल्स था। बाकी थेल्स के कारण कुछ नहीं हुआ। थेल्स ने बात बताई थी 2500 साल पहले, 600 ईसा पूर्व है, और जबकि 18वीं शताब्दी में जाके सही तरीके से विद्युत का काम शुरू हुआ, वही बेंजामिन फ्रैंकलिन की बदौलत। बीच में 16वीं शताब्दी में रॉबर्ट बॉयल्स आया, उसने बताया था कि भाई देखो छड़ा आकर्षण भी हो रहा है, प्रतिकर्षण भी हो रहा है। कहा भाई आकर्षण कब होगा, प्रतिकर्षण कब होगा, उसने कहा ये पता नहीं मुझे, लेकिन बल तो लग रहा है। लेकिन सही ढंग से चीजें प्रेजेंट नहीं हो पाई ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन के टाइम सही चीजें ढंग से प्रेजेंट हो पाई। लिख लिया भाई। ओके। अब आप बताइए, आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं भाई, दो। एक हमारे पास होता है धनावेश, और दूसरा होता है ऋणावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये हमारे पास किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन था जिसे हम वैद्युतिकी का श्रेय किसे देते हैं भाई, वैद्युतिकी का जनक बोल दो, कौन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनके बदौलत इन्होंने जब बताया था ना पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश होता है, तब जाके काम स्टार्ट हुआ था। बेंजामिन फ्रैंकलिन थे जिसका डॉलर के ऊपर फोटो छपा होता ना, वो यही है। हाँ, जिसका डॉलर के ऊपर फोटो छपा वो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। ये वैद्युतिकी का जनक है। आवेश कौन सा है, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कौन सा होता है, धनावेश यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग। और ऋणावेश कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन में खुद में नेगेटिव चार्ज है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा होगा, और नेगेटिव चार्ज जितना आप निकाल दोगे पीछे क्या बचेगा, पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वो क्या रहेगा, धनावेश, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो ऋणावेश। ठीक है। समान प्रकार के आवेश में क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। समान प्रकार के आवेशों में क्या होता है भाई, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब होता है रिपल्शन। और समान असमान प्रकार के आवेशों में अट्रैक्शन होता है। असमान प्रकार के आवेशों में आकर्षण। ठीक है। एक आपके सामने नाम आता है तड़ित चालक, लाइटनिंग अरेस्टर, नाम तो सुना आपने। ठीक है। तड़ित चालक की खोज इन्हीं भाई साहब ने की थी। ठीक है। आप बताओ तड़ित चालक है, वो हमारे पास कार्य क्या करता है भाई,
आकाशीय बिजली से सुरक्षा, ये कार्य आकाशीय बिजली से सुरक्षा। और बना हुआ किसका होता है? कॉपर का। सामान्यतः कॉपर का बनाते हैं, चालकता अच्छी होती है। ऐसा होता है जैसे आपने सोलर प्लेटें लगा दी और आप चाहते हैं गवर्नमेंट से सब्सिडी। गवर्नमेंट कहेगी यार जो आपने लगाया है वो चीज एकदम सही है कि नहीं है, उसकी सुरक्षा की तो जिम्मेदारी लो, इसलिए हम सब्सिडी तो आपको तभी देंगे जब आप क्या लगाओगे? लाइटनिंग अरेस्टर। तो आप ऐसा प्रकार का एक लाइटनिंग अरेस्टर लगाओगे जहाँ सोलर प्लेट लगी है और इसको जाके भूमि में क्या कर दोगे? ग्राउंड कर दोगे। अब ये 5 तिकोने से निकले होते हैं। आकाशीय बिजली जैसे ही उस एरिया में कहीं भी आएगी तो ये चालक ऊपर ही खड़ा है, सबसे पहले किसके पास जाएगी? चालक के पास। जैसे आकाशीय बिजली कड़कती हुई चालक पर आई तो सीधी क्या होगी? ग्राउंड। बाकी सोलर प्लेटें सुरक्षित रहेगी। नहीं तो सोलर प्लेटें, हाँ यही तो करता है आकाशीय बिजली, तो वही है और कौन सी है? वही है। समझ तो सही, अभी अब शुरू है, क्यों चिंता कर, पूरा कहानी बता देता हूँ। ऐसा है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, जिसने ये आकाशीय बिजली सुरक्षा के लिए तरीका बताया, ऐसा तो हो सकता है कि हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं पढ़ा हो क्योंकि जिंदा वही बचाओ, पहले किसी ने ट्राई किया और मर गया हो। कैसे? कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने देखा कि यार बिजली बहुत कड़कती है, जब बिल्डिंग के ऊपर गिरती है तो बिल्डिंग को तहस नहस कर देती है, तो ऐसा क्या करें कि इससे बचाव हो जाए। तो उसने बारिश के समय, बारिश रुकी होगी, हल्की हल्की बूंदे चल रही होगी, हवा चल रही होगी, उसने पतंग उड़ाने की कोशिश की। काफी लंबे प्रयास के बाद वो पतंग उड़ा पाया। उसने पतंग उड़ाई और आकाश से बिजली, पता नहीं कितनी बार प्रैक्टिकल क्या होगा, एक बार में होता भी नहीं है तो काम। फिर उसने आकाशीय बिजली गिरी, गिरी तो उस पतंग के ऊपर गिरी, क्योंकि पतंग पर क्या है, धातु का छल्ला था, तो उसके ऊपर गिरी। उसके ऊपर गिरने से डोरी नमी, डोरी में नमी थी, तो डोरी से उसके हाथ में आई और उसका हाथ झुलस गया, जल गया काफी सारा, लेकिन वो मरने से बच गया। तो उसने एक तो सीखा है ये कि रहना इससे दूर है, अब की बार तो बच गया हूं। ऐसा हो सकता है कि ऐसा प्रैक्टिकल किसी और ने भी किया हो लेकिन वो मर गया हो, कि बता ही नहीं पाया क्या क्या। क्यों? आकाशीय बिजली तो सबको जिंदा छोड़े जरूरी नहीं है ना भाई, तो वो तो क्या है कि बहुत माइक्रो सेकंड के लिए हाई वोल्टेज आता है। नहीं, धागा भी जल गया होगा, धागा में नमी थी ना, नमी के कारण चालकता कारण आ जाता है। फिर उसने, प्रैक्टिकल सुनो, फिर उसने क्या किया, बाद में उसने कहीं खंभे के बांधा और उड़ाई पतंग। लेकिन उसकी क्या है कि अब तो डोरी धागा सब कुछ सिस्टम है, पहले उसकी क्या, वो डोरी छोटी पड़ गई थी। डोरी छोटी पड़ी तो उसने एक लोहे का छल्ला लिया था, उस छल्ले के साथ डोरी को जोड़ दिया था आगे, और वो दूर से देख रहा था क्या होगा, आकाश से बिजली गिरेगी कि नहीं गिरेगी। जब आकाश से बिजली गिरी तो जहां पर बीच में लोहे का छल्ला था वहां हल्की सी चमक पैदा हुई, उसे स्फुलिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्फुलिंग। स्फुलिंग का थोड़ा बड़ा रूप होता है स्पार्किंग हो जाता है। स्फुलिंग का बड़ा रूप क्या हो जाता है? स्पार्किंग। तो स्पार्किंग से पहले थोड़ी सी हल्की सी चमक आ जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्फुलिंग। उसने कहा हाँ आ तो इसी रास्ते से रही है, इधर उधर से तो नहीं आई, रूट तो हमने जो बताया वही रूट फॉलो हो रहा है। तो उसको ये पता चल गया कि आकाशीय बिजली आ रही है। फिर उसने कहा भाई आकाशीय बिजली तो आ रही है, वो तो मैंने बचने का तरीका बता दिया। किससे बचेंगे भाई? तड़ी चालक से। तड़ी चालक के कार्य क्या हो गया? आकाशीय बिजली से सुरक्षा। और ये किसके बनी होती है? कॉपर की। बिल्डिंग ऊपर लगा दी, जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतनी ज्यादा हाइट पे लगा दो। आप देखते हो कि खाली जगह पर बिजली नहीं गिरती, पेड़ पौधे पर ज्यादा गिरती है, क्योंकि जैसे मान लो बिजली ऊपर से आई, एक है 50 फुट का पेड़ और पास है खाली समतल भूमि, और आकाशीय बिजली, पेड़ उसके पहले संपर्क में आया तो चालक है कि नहीं है? है, तो चालक में जाएगी। उसने कहा तांबा लगा दो, चालक है, आकाशीय बिजली इसके ऊपर गिरेगी, सीधे अंडरग्राउंड चली जाएगी, अपन बचाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? सुरक्षा करने का तरीका इसका ये है। अब बाद में आया आकाशीय बिजली गिरती क्यों है? बादलों के टकराने से। ठीक है, समरूप प्रकार के भिन्न भिन्न आवेशित बादल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आवेशित बादल होते हैं ना, वो टकराते हैं। बादलों के टकराने से क्या होता है? बिजली कड़कती है और गर्जना भी सुनाई देती है। लेकिन बिजली कड़क तो पहले सुनती है, आती है, दिखती है, और गर्जना है तो बाद में आती है, क्योंकि ध्वनि का वेग कम है, प्रकाश का वेग क्या है? ज्यादा। देखो कि यदि कोई चीज पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होगी तो वहां पर टकराने के बाद में स्पार्किंग पैदा ही नहीं हो सकती। ये प्रैक्टिकल उन्होंने यहाँ पर तारों में किया, वो बादलों में जाके थोड़ी ना किया। वो प्रैक्टिकल कोई भी बादलों में नहीं हुआ। सूरज का तापमान कितना है? प्रैक्टिकल कहां हो रहा है? यहाँ। अभी हमने भेजा एक आदित्य L1, भेजा नहीं भेजा? किसने भेजा? इसरो ने। यहां से कितना दूर भेजा? 15 लाख किलोमीटर। कितना दूर है? 15 लाख। और सूरज हमसे कितना दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर। 14.90 करोड़, मतलब लगभग 15 करोड़ हो गया। सूरज हमसे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। हमने आदित्य L1 भेजा 15 लाख किलोमीटर। 100 में से कितना भाग भेजा? एक। वो भी रिसर्च कर रहा है, जाना 100 किलोमीटर तक गया, कितना है? एक। एक ही तो गया है आदित्य L1 पॉइंट पे तो गया है। L1 पॉइंट यहाँ से कितना दूर है? 15 लाख किलोमीटर। और सूरज हमसे कितना दूर है? लेकिन रिसर्च तो करेगा नहीं कर रहे, वैसा मामला है। तो रिसर्च ये थोड़ी वहां जाके थोड़ी पता होगा सारा। सूरज पे कभी कोई नहीं गया, लेकिन बताते हैं सूरज का तापमान इतना है, सूरज का द्रव्यमान इतना है, सब बताते हैं नहीं बताते हैं? कैसे बताते हैं? क्योंकि यहाँ के इक्विपमेंट्स विकिरणों की सहायता से उसकी कैलकुलेशन की गई है, तो वैसे उनकी कैलकुलेशन की गई है। हाँ, वो सरिया निकालने का कारण ये होता है कि आगे मैं और बढ़ूंगा। नहीं, कायदे सरिया निकालने का कारण तो ये होता है कि आगे मैं और बढ़ूंगा तो यहाँ क्या ज्वाइंट होना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो सरिया पहले से निकाल देते हैं। जब उसको 4-5 साल बाद लग जाता है घर वालों के अब तो ऊपर नहीं बढ़ाना है, तो उसको कहता है वो लो भाई उसको कटो, वो कटवा देते हैं। तो वो
आदमी को जोश ज्यादा होता है, आगे और बनाएंगे, 2 कमरे ऊपर और बना दें, लेकिन एक बार बन गया ना फिर वो छिड़ता नहीं है, फिर जो हो गया हो गया। तो वो ये कारण वो नहीं है। अरे आकाश से बिजली देखो भाई चालक पर गिरेगी, मैंने आपको समझाया सिंपल, चालक पर गिरेगी। यदि आपने इस प्रकार का चालक लगा नहीं रखा है और मकान के ऊपर बिजली आ रही है या पास में गिरना चाह रही है और सरिया ऊपर निकला हुआ है, तो जरूरी बात है सरिया पर आएगी, क्योंकि सरिया भी क्या है, चालक। इस तांबे पर क्यों आ रही है, तांबा क्या है, चालक। तो आकाश से बिजली किसके ऊपर गिरती है, चालक पर। चालक है तो पहले संपर्क में आएगा। पेड़ पर क्यों गिरती है, क्योंकि पेड़ क्या है, चालक। कारण तो चालक है। आकाश से बिजली गिरने का कारण क्या है, तो लिखो भाई, समरूप प्रकार के भिन्न भिन्न आवेशित बादलों के टकराने से आकाश से बिजली गिरती है। स्टील के टावर होते हैं ना जहां पर विद्युत लाइन भेजी जा रही है, उसमें सबसे ऊपर वाले तार पर आपको फुटबॉल दिखती है, वो क्यों लगाई जाती है, हाँ वो लगाई जाती है कि एरोप्लेन को पता चल जाए इधर नीचे नहीं आना है, इधर है हेवी लाइन, ठीक है, फुटबॉल का कारण थे। ऊपर वाला तार क्यों लगाया जाता है, लाइटनिंग अरेस्ट होता है। आकाश से बिजली गिरेगी तो स्टील के बड़े बड़े टावर हैं तो वो भी तो चालक हैं, उसके ऊपर गिरेगी तो आपके टेर घर तक सप्लाई आ जाएगी, इसलिए वो क्या करते हैं कि उसको ऊपर लगाते हैं तार, लाइटनिंग अरेस्ट। उस लाइटनिंग अरेस्ट पर यदि गिरेगी तो सीधी क्या हो जाएगी, ग्राउंड, उसको अर्थिंग किया जाता है? किसके मतलब क्या, कौन सी लाइन है, क्या ऊपर वाला तार, ऊपर वाला तार किसी के मध्य नहीं लगा जाता, 2 खंभों के मध्य होता है और सीधा ग्राउंड होता है, किसी से कोई कनेक्शन होता है, कनेक्शन क्यों तोड़ोगे, वो तो खाली तार है, हाँ वो तो खाली तार है, किसी के मध्य क्यों, ये रहा खंभा, आपके पास बाकी के जो जितने भी सप्लाई चाहिए वो पीछे से आपके उत्पादन केंद्र से आ रहे हैं, उत्पादन केंद्र बाद पारेषण में जा रहे हैं, पारेषण वितरण जा रहे हैं, वितरण से आपके घर पे आ रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला तार किसी से जुड़ा हुआ नहीं होता। ऊपर वाला तार होता है ना, इसको 1 मील की दूरी में टोटल 4 जगह अर्थिंग होती है, 1 मील में कितनी होती है, 4 अर्थिंग। तो सामान्यतः तो क्या है कि खंभे टू खंभे कर लेते हैं, क्योंकि 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी होती है, 300 मीटर, स्टील के टावर के कितने होते हैं, 300 मीटर, तो 300 मीटर होती है, तो 300 300 से करोगे तो भी लगभग 4 तो हो जाएंगे ना, तो खंभे टू खंभे क्या कर देते हैं, वो अर्थिंग कर देते हैं। 1 मील की दूरी में कितनी अर्थिंग होनी चाहिए, 4। अर्थिंग के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है, पाइप। कौन सी विधि काम लेते हैं इसमें, पाइप। प्लेट अर्थिंग विधि किसमें काम लेते हैं, वितरण केंद्र और पारेषण केंद्र पर, विशेष रूप से वितरण केंद्र पर, वहां प्लेट अर्थिंग होती है। नमी देखो कैसा है कि आप कहीं मकान बना रहे हैं, आपको नींव खोदते हैं, खोदते ना नींव, मकान बनाते नींव खोदते ना, तो नींव कितनी खोदनी चाहिए, 2 फीट 5 फीट 10 फीट कितनी है, आपके हिसाब से नहीं, मिट्टी के हिसाब से, मेरे हिसाब का काम नहीं आएगा। मैं जैसलमेर में 2 फीट खोदूंगा तो रेत है वो मुलायम, कुछ पता नहीं चलेगा, तो वहां ज्यादा खोदनी पड़ेगी। जहां मिट्टी कठोर है वहां नींव कम ही खोदते हैं, जहां मिट्टी मुलायम है वहां नींव क्या खोदते हैं, ज्यादा। उसी प्रकार जब आप अर्थिंग करते हो और आपकी मिट्टी में नमी है तो आप खड्डा खोदोगे कम, और मिट्टी में नमी नहीं है तो खड्डा क्या खोदना पड़ेगा, ज्यादा। तो ये किस पर डिपेंड हुआ, नमी पर, ठीक है। फिर अब आपने नमी पे तो कर लिया डिपेंड, लेकिन वहां नमी बढ़ानी पड़ेगी, नमी बढ़ाओगे तो क्या होगा, चालकता बढ़ेगी। भाई कोई भी नमी के कारण चालकता होती नहीं होती, चालकता बढ़ेगी, धारा का पूरा होगा, और धारा का पूरा ही तो करना है आपको अर्थिंग में। इसलिए आप क्या करते हो, चारकोल यानी कोयला और नमक डालते हैं, फिर उसके ऊपर डालते हैं पानी, इससे क्या बन जाती है, नमी। नमी बढ़ने से धारा पूर्व ज्यादा होता है, प्रतिरोध का मान कम होता है, आपका अर्थिंग क्या है, ज्यादा सुरक्षित है, ये कारण होता है। क्या सब डालते हैं, कोई भी अर्थिंग है बिना चारकोल और नमक के नहीं होती, कोई भी अर्थिंग, और वो अर्थिंग करते हैं तो बिना चारकोल नमक को गलत है। वो क्या है कि उसका प्रतिरोध का मान 10 ओम से ऊपर निकलेगा, जबकि प्रतिरोध का मान 1 ओम से कम होना चाहिए। 1 ओम से कम तभी हो सकता है जब चारकोल और नमक डालोगे, कारण होता है। काश आप ITI कॉलेज जाते, पता मुझे चल गया, अब मैं इतने सवाल में मुझे पता चल गया, तो कॉलेज का जानता नहीं तो रस्ता भी लिखो भाई, गया कॉलेज, नहीं नहीं गया, मैं को नहीं गया, इतने सवाल से पता चल ही जाता है कि भाई कहां तक क्या मामला है। हम जो खंबा गाड़ते हैं, पोल जो अपने घरों में कनेक्शन के लिए, RCC वाला, तो वो खंबा कितना गहरा गाड़ना चाहिए, ये भी डिपेंड करता है मिट्टी पर। एक तो डिपेंड करता है मिट्टी पर, सामान्यतः रूल होता है कि 5/6 भाग ऊपर रहना चाहिए, 1/6 नीचे जाना चाहिए। यदि 6 मीटर का है तो 5 मीटर ऊपर रहेगा, 1 मीटर क्या जाएगा नीचे, लेकिन ये सामान्यतः है। लेकिन आगे क्या करेगा, जो फाइनल निर्देश देगा इंस्पेक्टर देगा, वहां के एरिया में जो इंस्पेक्शन कर रहा है वो देगा आपको कि इसको कितना गहरा गाड़ना कितना नहीं गाड़ना। फाइनल निर्णय किसका होगा, इंस्पेक्शन का। जनरली रूल ये है भाई, कहीं पर मिट्टी मुलायम है तो 1 मीटर नहीं, वो कहेगा 1.5 मीटर डालो इसको गहरा, तो 1.5 मीटर करना पड़ेगा। तो फाइनल निर्णय किसका होता है, इंस्पेक्टर का, जो इंस्पेक्शन करता है, विद्युत विभाग है। पोल की लंबाई कितनी होनी चाहिए, पोल की लंबाई तो देखो कि जैसे आप जहां उपयोग लेते हो उसके अनुसार डिपेंड करेगी। कैसे कि रोड क्रॉस कर रहा है तो पोल की लंबाई होनी चाहिए 20 फीट ऊपर,
लेकिन रोड के साइड में लगा रहे हो तो होनी चाहिए 19 फीट। ये भी दो फर्क है। आपका आएगा ना जनरल रूल, रोड क्रॉस करते हैं अलग, साइड में अलग है। 9 मीटर की वो नहीं आ रही है, 9 मीटर वाला 30 फुट है ना, वो है हाई टेंशन लाइन आ गई, वो दूसरी लाइन है ना। ऐसे क्या करो, सारी लाइनें सेम थोड़ी है, वो तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। मध्यम लाइन, निम्न लाइन, उच्च लाइन, सबका अलग अलग होता है। एक आंकड़ा सब जगह लेकर थोड़ी चलेंगे। यदि 9 मीटर लगा दिया, आपने लगा दिया 33 केवी मतलब की जगह ज्यादा वोल्टेज दे दिया आपने 132 केवी, तो जड़ा देगा आपको नीचे। तो डिपेंड करेगा वोल्टेज कितना है, डिपेंड करेगा लाइन पर, उस पर। और आंकड़ा भी एक नहीं होता है, रोड क्रॉस का अलग आंकड़ा होता है, रोड के किनारे का अलग आंकड़ा है, सबका आंकड़ा अलग अलग, सेम आंकड़ा कहीं नहीं है, तो सब आंकड़ा अलग अलग होता है। ये हम 2-3 दिन में रूल पढ़ने वाले हैं, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, IE रूल, उस रूल के अंदर आएगा सब, एग्जैक्ट आंकड़ा आएगा सबका, मीटर में भी आएगा, फुट में भी आएगा, क्योंकि पुराने सारे आंकड़े फुट में है। ब्रिटिश प्रणाली चलती थी भारत में, ब्रिटिश प्रणाली में हमारे यहाँ क्या चल रहा था, फुट। हमारे इलेक्ट्रिसिटी नियम कब के हैं, 1956 के। 1956 में मीटर था ही नहीं, 1956 में भारत में क्या था, फुट था। और मीटर खुद आया भारत में 1967 में, 1967 में। पहले हमारा चल क्या रहा था, फुट चल रहा था। ब्रिटिश प्रणाली क्या थी, FPS, तो क्या था, फुट था। अब उसके बाद जो अमेंडमेंट हुआ 2010 में, उसमें काफी जगह क्या है, फुट के ब्रैकेट में क्या डाल दिया, मीटर। पहले पुराने सारे आंकड़े किसमें होते हैं, फुट में। पुराने आंकड़ों में तो खंबा लकड़ी का भी था, 2010 वाले में डिलीट कर दिया उसको, था नहीं था पहले, अब डिलीट कर दिया, अब लकड़ी का नहीं, अब RCC का है। पहले RCC का नहीं था, 1956 में RCC का मामला ही नहीं था, उसमें पोल था, या तो आयरन का था या लकड़ी का था, दो के थे पोल। तो अभी भी आप पढ़ोगे तो आपके सब जो सिलेबस लिखा उसमें क्या लिखा है, IE रूल 1956 एंड 2010, 2010 दोनों के पढ़ने होते हैं। 1956 का तो बेस है, उसके बाद 2010 में नया चेंजेस हुआ है। चेंजेस कैसे हुआ मैं आपको बताऊं, 2019 में भी चेंज हुआ कुछ। जैसे आपके सॉकेट आता है, ये सॉकेट था 240 वोल्ट 5 एम्पियर का, 2019 में 240 वोल्ट 6 एम्पियर का कर दिया। ये 6 एम्पियर का कब किया, 2019 में। जैसे संविधान में संशोधन नहीं होता है, उसी प्रकार भारतीय में इलेक्ट्रिसिटी रूल में भी तो संशोधन होता है। टाइम टू टाइम नई टेक्नोलॉजी आती है, नई चीज आती है, तो कुछ ना कुछ तो संशोधन होगा उसमें, तो ऐसा संशोधन होता जाता है। और हम ये सारे मुद्दे से साइड में चल रहे हैं। मुद्दा स्थिर वैद्युति की है, तार में धारा प्रवाह हुई नहीं अभी तक, है कि नहीं, अभी तो बिजलियां गिर रही है। हाँ, अब देखो भाई, अब आता है आवेशों का स्थानांतरण। ठीक है, पहला होता है घर्षण द्वारा। बताओ भाई, घर्षण द्वारा आवेश का स्थानांतरण कैसे हुआ। दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेश एक दूसरे में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो चलो भाई इसका एक एग्जांपल लेते हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होगा, कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, तो रेशम में जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, तो घर्षणित हुआ है। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। ठीक है, कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन का क्या करती है, त्याग। ठीक, अब हमारे पास दो प्रकार की छड़ हो गई, एक हो गई धनावेश, दूसरी हो गई ऋणावेश। सही बात है। धनावेश कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करे, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे वो क्या है, धनावेश। जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे वो हमारे पास क्या है, ऋणावेश। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा तो कांच की छड़ ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, और रेशम है, रेशम कह दो या सिल्क कह दो, इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। इसी प्रकार बिल्ली की खाल है, बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ से रगड़ा। कौन सी छड़ थी भाई, एबोनाइट। तो एबोनाइट की छड़ ऋणावेश है और बिल्ली की खाल धनावेश है। उन्हीं वस्त्र को यदि हम एबोनाइट या फिर प्लास्टिक की छड़ से रगड़ते हैं तो ये धनावेश और ऋणावेश होगा। इनमें से ये सवाल पिछली बार परीक्षा में पूछा हुआ है 2018 में टेक्निकल हेल्पर में, और ये एज इट इज लाइन 12वीं की किताब में लिखी हुई है, सीधी सीधी लाइन, सीधी सीधी लाइन उन्होंने पूछी थी, और बीच में खाली स्पेस छोड़ के कांच की छड़ डैश 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 इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, ग्रहण करती है, ऐसे पूछा था उन्होंने। तो ये मामला
हो गया भाई, ठीक है। ये सभी ध्यान रखना, ये ऊपर वाला पूछा हुआ है, बाकी भी पूछ सकते हैं। ये हमारे पास स्थिर वैद्युतिकी प्रभाव है, और हमें बड़ी सावधानी के साथ इसलिए चलना पड़ता है कि ये पता नहीं पेपर वाले कहीं ना कहीं टेढ़ा मेढ़ा चल भी जाए, तो अपने को पूरा उस हिसाब से तैयार रहना चाहिए कि कोई गड़बड़ नहीं हो। एक शाम को मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा कि अभी 2022 में पेपर का एनालिसिस करा दूंगा, किस चैप्टर से कितने सवाल आए, किस मॉड्यूल से कितने सवाल आए, ताकि थोड़ा आइडिया लग जाए 2022 का। 2022 का सीधा सीधा पेपर था, ऐसी कोई उथल पुथल कुछ नहीं थी इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल बिल्कुल भी उथल पुथल नहीं मचाई। उथल पुथल जो मची थी वो 2018 वाले में मची थी। 2019 वाले पेपर में से पेपर बनाने के तरीके में कोई गड़बड़ नहीं थी। राजस्थान जीके में जरूर थी थोड़ी, बाकी नहीं थी। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ अभी की बार भी करेंगे वो। कोई भी पेपर एक जगह करते हैं, अब उस जगह अपन सही है तो पार पड़ जाती है, नहीं है तो गड़बड़ हो जाती है, पता नहीं कहाँ करे जाके। दूसरा दूसरा क्या है, चालन द्वारा। चालन द्वारा यानी कि बाई कंडक्शन। ये गतिक वैद्युतिकी का कारण है। कौन सी वैद्युतिकी है भाई, गतिक वैद्युतिकी। इसका क्या कारण है, इसमें है कि दो वस्तुओं को संपर्कित करने पर आवेश का स्थानांतरण होना। जैसे मान लो कि ये क्या होगा, लाइट नहीं जल रही है तो आपको तार टूट गया होगा, तार को जोड़ो, तार जोड़ा तो एक से आवेश दूसरे में गया कि नहीं गया, तो लाइट जल गई। तो एक दूसरे को संपर्कित करने पर आवेश का स्थानांतरण होना कौन सा कहलाता है, कंडक्शन। दो वस्तुओं को संपर्कित होने पर आवेश का स्थानांतरण होना। दो वस्तुओं को संपर्कित होने पर आवेशों का स्थानांतरण होना, ठीक है। जैसे एग्जांपल तो इसमें सभी है, बल्ब हो गया, हीटर हो गया, ये संपर्कित होने पर आवेश का स्थानांतरण करते हैं। तीसरा होता है प्रेरण द्वारा। प्रेरण क्या हो गया भाई, बाई इंडक्शन। ये क्या होता है बताइए भाई, हैं? बाई इंडक्शन इन प्रेरण द्वारा ये कहोगे कि हमारे पास दो वस्तुओं को बिना संपर्कित किए आवेश का स्थानांतरण होना, ठीक। हाँ, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो गया ना भाई। दो वस्तुओं के बिना संपर्कित हुए आवेशों का स्थानांतरण होना। दो वस्तुओं को बिना संपर्कित हुए आवेशों का स्थानांतरण होना, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी विधि है भाई, प्रेरण विधि, ठीक है। दो वस्तुओं के बिना संपर्कित हुए आवेशों का स्थानांतरण होना कौन सी विधि है, प्रेरण विधि, ठीक है। एग्जाम्पल लिख दो, ट्रांसफॉर्मर होता है, मोटर भी होती है। हैं? स्थिर वैद्युति किसको, नहीं नहीं, स्थिर वैद्युत चुंबकीय नहीं बोलते, विद्युत चुंबकीय बोलते हैं। स्थैतिक वैद्युत नहीं बोल सकते। स्थैतिक वैद्युत बोलते हैं घर्षण में। घर्षण में जो वैद्युतिक होती है स्थैतिक। वैद्युतिक वैसे दो प्रकार की होती है, एक स्थैतिक और एक गतिक। स्थैतिक जो स्थिर रहती है, जिसका केवल प्रभाव आता है, जैसे मान लो पत्र रगड़ा चिंगारी निकली। जैसे आप इसको ये भी समझो कि बालों में कंघी करने पर उसके कागज के छोटे छोटे टुकड़े इसकी तरफ आकर्षित होते हैं, ये भी तो इसके कारण स्थिर वैद्युतिकी है, ठीक है ना। या बालों में पेन रगड़ोगे फिर देखोगे कागज आकर्षित होगा। किसी बंदे को चेयर पे बैठाया और पीछे तौलिए से मारा तो फिर हाथ लगोगे झटका आएगा। तो अभी थोड़े दिन पहले वो चलती थी रील के भाई, एक बंदा बैठा है चेयर पे, कंबल ओढ़ा दिया, फिर कंबल उसका निकाला, ऐसे खींचा, फिर वो ऐसे गैस के चूल्हे पर ऐसे करता है तो गैस का चूल्हा जल जाता है, क्योंकि स्पार्किंग तो आती है। लाइटर क्या करता है, टक्कर ही तो करता है। लाइटर में क्या होता है, घर्षण। घर्षण से क्या होती है, स्पार्क। स्पार्क होगा क्या होगा, गैस है तो स्पार्क पकड़ लेगा और गैस जल जाता है। और लाइटर क्या करता है, आग छोड़ देता है, स्पार्क चिंगारी देता है, वही मामला। सर्दियों में नहीं देखते आप भाई, कंबल पड़ा है,
कमरे में लाइट मान लो नहीं है, आपने कंबल खोला, चिंगारियां से चिंगारी निकलती दिखती नहीं दिखती, वो किसके कारण है? स्थिर वैद्युतिकी के कारण। क्या हुआ? घर्षण हुआ। ये सबसे ज्यादा सर्दियों में होता है। सर्दियों में आप बैठे हो और सोफे पे, फिर किसी ने पानी का गिलास पकड़ाया, आपके हाथ लगाते एकदम झटका सा लगता है ना कई बार। तो कई जनों में स्थिर वैद्युति का गुण ज्यादा होता है, नहीं कई व्यक्तियों में ज्यादा होता है, कई में ऐसा इतना ज्यादा होता नहीं है, वो भी तो कारण है। लिख दिया ये तो। अब लिखते हैं आवेशों के गुण। लिख रहे हो? लिख लिया? लिख लिया। ये एक्चुअल में क्या है कि ये थोड़ा सा ट्रेक से हटके चीजें हैं, सारी अलग है, बट हमारी पढ़ना सबको मजबूरी है। आवेशों के गुण, तीन गुण है। पहला है आवेश एक संरक्षित राशि है। पहला क्या भाई? आवेश एक है संरक्षित राशि। ठीक है। आवेश एक कौन सी राशि है? तो आवेश एक है संरक्षित राशि है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, यहां पर आपके पास प्लस का 5 गुलाम है, और ये है इसमें प्लस का 8 गुना, मतलब ये कर देता हूँ 11 गुलाम। फिर इन दोनों में आवेश एक दूसरे से ट्रांसफर हुए। एक दूसरे से ट्रांसफर होने के पश्चात इसमें ऐसा हो सकता है कि आवेश इसमें भी कितना हो जाए? 8 गुलाम, इसमें भी कितना हो जाए? 8। बताओ 8 और 8 कितने हुए? 16। 11 और 5 कितने हुए? 16। कुल आवेश का मान बराबर है कि नहीं है? है। नया आवेश जुड़ा? नहीं। घटा? नहीं। आवेश संरक्षित राशि का मतलब क्या होता है? आवेश को नेत उत्पन्न करेंगे नहीं नष्ट। ऊर्जा संरक्षण का मतलब क्या है? ऊर्जा को नेत उत्पन्न करेंगे नहीं नष्ट। तो सेम है, ट्रांसफर होगा। दूसरा दूसरा है आवेश एक योज्य राशि है। योज्य का मतलब होता है योगात्मक, एडिटिव, योज्य राशि है। आवेश एक कौन सी राशि होती है भाई? तो आवेश एक योज्य राशि है। ठीक है। योज्य मतलब योगात्मक यानी एडिटिव राशि। ठीक। इसका मतलब क्या है? यह कह रहा है कुल आवेश का मान है, अलग अलग आवेशों को जोड़ने पर प्राप्त होगा। कुल आवेश का मान अलग अलग आवेशों को जोड़ने पर प्राप्त होगा। क्वेश्चन ये आया था इसमें कि 5 गुलाम व माइनस का 8 गुलाम के दो आवेश है, दो आवेश का कुल मान कितना होगा? कुल मान कितना होगा बताइए। 5 गुलाम माइनस 8 गुलाम है। ठीक है। तो क्यू टी बराबर आएगा प्लस का 5 प्लस क्या होगा? माइनस का 8 बराबर क्या होगा? माइनस का 3 गुना। ये सवाल भी टेक्निकल हेल्पर 2018 का ही है, ये भी उसी का ही है। मैंने कहा ये चैप्टर वैसे तो चैप्टर है नहीं अपने, लेकिन टेक्निकल हेल्पर 2018 में पूछे हैं, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है। तीसरा है आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश एक कौन सी राशि है भाई? क्वांटीकृत। ठीक है। क्वांटीकृत यानी क्वांट है, क्वांट यानी गणना। तो आवेश एक क्वांटीकृत यानी क्वांट है, क्वांट का मतलब गणना योग्य राशि है। ठीक है। इसका मतलब यह है Q बराबर हमारे पास होता है प्लस माइनस एन ई। क्या होता है? प्लस माइनस एन ई। ठीक है। यहां पर मैं पूरा मान बताता हूं आपको। Q हमारे पास क्या होता है? कुल आवेश। Q हमारे पास क्या होता है? कुल आवेश। N होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। N क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। और E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और आप बता दो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता कितना है भाई? माइनस 1.602 ऐसा होता है। वैसे बाकी वो लिखेंगे, इतना छोटा सा लिख देते हैं 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 खुला। अभी शॉर्ट में लिख देते हैं, बाकी हम आगे बाद में इलेक्ट्रॉन बारे में पढ़ेंगे तो आगे और लिखेंगे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के बारे में। तो 1.6 इंटू 10 का माइनस 19 खुला, मान तो यही होता है। ठीक है। तो करो नोट। तो ये हमारे पास आवेश के तीन गुण है। आवेश एक कौन सी राशि होती है? संरक्षित। आवेश कौन सी राशि होती है? योज्य। और आवेश कौन सी राशि है? क्वांटीकृत। तो आवेश एक संरक्षित राशि है, आवेश एक योज्य राशि है, और आवेश एक क्वांटीकृत राशि है।
क्लियर? ठीक है। आवेश एक संरक्षित राशि है, योज्य राशि और क्वांटीकृत राशि। लिख लिया? अगला क्वेश्चन लिखो। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या ज्ञात करो। रामबाण बुक लेना थोड़ी देर। चल अभी अभी रखना, इस 2-3 सवाल इसके भी कराने, ठीक है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है ये ज्ञात करो, ठीक है? बताओ बताओ भाई बताओ। 6 पॉइंट, ठीक है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या पूछी गई है, ठीक। तो यहां पर हमारे पास आएगा कि टोटल क्यू का मान कितना आ गया भाई 1, ई का मान कितना आया 1.6 इंटू 10 की घात माइनस का 19, एन का मान इन्होंने कहा पूछा है, यही मामला है। और क्यू बराबर क्या होता है भाई, एन ई होता है कि नहीं होता है? तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा ई। क्यू का मान कितना है 1, ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19। यहां तक मैंने कोई गड़बड़ की थी क्या? नहीं। अब देखो ध्यान से, 10 की घात माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 की घात क्या बनेगा, प्लस बटा 1.6। अब मैं मान लिखने में सीधे लिख सकता था, मुझे याद ही था, लेकिन अब कैलकुलेशन देखो कि वो कहां आपको फंसाएगा। अब इसमें भाग दोगे एन बराबर, यदि मान लो कि आप इसको एक गुणा ये करते हैं तो एक में भाग दोगे इसका, किस में भाग दोगे, एक में। एक में भाग 1.6 का जाएगा क्या, नहीं नहीं जाएगा, तो आएगा पॉइंट, फिर देखो भाग दोगे तो 6 2 5 आएगा, इंटू 10 की घात क्या आ जाएगा 19। एक तो आपको ऑप्शन में ये लिख सकता है, पॉइंट में इसको इधर करूंगा तो 19 की जगह क्या बढ़ जाएगा 18। सबसे ज्यादा यही पूछा हुआ है, 6.25 इंटू 10 की घात 18। जब एक पॉइंट मैंने इधर किया तो 19 का क्या हो गया 18, दोनों पॉइंट इधर कर दूंगा, पूरे हटा दूंगा पॉइंट, तो 10 की घात क्या बन जाएगा 16। तो एन बराबर 625 गुणा 10 की घात क्या हो गया 16। ऑप्शन में कोई सा भी लिख सकता है, सब सेम ही बात है, केवल आप कहोगे घात चेंज हुई तो पॉइंट भी तो चेंज हुआ, इसलिए आप 6.25 इंटू 10 की घात 18 पढ़ के जा रहे हो। वहां सारे ऑप्शन 625 में दे दिया, 625 गुणा 10 की घात 16, 10 की घात 17, 10 की घात 18, 10 की घात 19, तो आप कर दोगे 10 की घात 18, क्योंकि घात 18 वाला तो याद है आपको, ये भी तो ध्यान रखना है। मतलब वो बहुत बड़ा मामला थोड़ी है, छोटा ही मामला है, लेकिन कंफ्यूजन कहीं भी कर सकता है। सबसे ज्यादा हमेशा ये पूछा जाता है, लेकिन इन दोनों को ध्यान रखना है। देना भाई। ठीक है भाई, अगला सवाल लिख लिया, लिख रहे हो, जल्दी करो जल्दी करो, इतना धीरे धीरे मत लिखो। बराबर है। क्वेश्चन है, एक कॉपर वायर से यदि एक कॉपर वायर से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो 1 सेकंड में, तो किशन कौन है, कर्षण है, किशन आप है, किशन राम शायद आप होंगे। तो 1 सेकंड में वायर के अनुप्रस्थ काट में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे? वायर के अनुप्रस्थ काट में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे?
3.1 10 की पावर 18 में बताना आपको, ऑप्शन दे 10 की पावर 18 में, क्यों क्या क्या दिखाओ मुझे। ओके सही है, ध्यान रखना भाई 1 सेकंड की जगह 2 ही सेकंड दे सकता है, 3 भी दे सकता है, इस बात को भी ध्यान रखना। देखो अपने पास है एक तो सूत्र होता है Q बराबर एन ई, और एक होता है Q बराबर आई टी, दोनों Q ही है। ठीक है, तो बताओ एन ई बराबर आई टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, एन का मान तो ज्ञात करना है, ई का मान कितना दिया हुआ भाई 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, धारा का मान कितना दिया 5, समय कितना सेकंड दिया 1, तो कहने का मतलब है एन बराबर क्या आया 5/1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। यदि 10 की घात माइनस 19 है तो ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा प्लस का 1.6 टू 10 की घात प्लस का 19 हो गया कि नहीं हो गया। 5 में 1.6 का भाग दोगे तो भाग तो जाएगा ही, यानी 50/16 हो गया, 25/8 है तो कितनी बार देगा 3.125 आ रहा है क्या, इंटू 10 की घात 19। लेकिन ऑप्शन 10 की घात 19 में है ही नहीं, 10 की घात 18 में है, तो आप क्या करेंगे 31.25 इंटू 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है, कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, भाग आपको देना पड़ेगा ना, भाग देना दिक्कत थोड़ी है। कईयों को है भाग में दिक्कत, वो मैं नहीं मेट नहीं सकता ना, मैं लॉजिक बता सकता हूँ, भाग तो देना पड़ेगा खुद को। हो रहा नहीं हो रहा तेरे से है? हो गया भाई, अगला है आवेश के मात्रक। आप बताइए भाई ऐसा ही मात्रक क्या है, कूलाम। सीजिस मात्रक क्या है ना ईएसयू है, एम्पीयर प्रति सेकंड, वो भी तो ऐसे ही है, एम्पीयर भी ऐसे ही है, सेकंड भी ऐसे ही है। एम्पीयर क्या है ऐसे ही है कि नहीं है, सेकंड क्या है ऐसे ही है कि नहीं है, एम्पीयर प्रति सेकंड, एम्पीयर इंटू सेकंड होगा ना। लेकिन ईएसयू, ईएसयू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आप इसको ये भी कह सकते हैं सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक। एक गुलाम होता है उसमें कितने ईएसयू होते हैं, 3 × 3 × 10 की घात 9 ईएसयू। ठीक है, एक ईएसयू बराबर कितने गुलाम होते हैं 3.33 गुणा 10 की घात -10 गुलाम। ठीक है, एक फेराडे बराबर क्या होता है, एक फेराडे बराबर होता है 96,500 गुलाम। ठीक है, ये फेराडे बराबर 96,500 गुलाम है ना, ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। ठीक है, तो ये फेराडे, एक फेराडे बराबर क्या हो गया 96,500 गुलाम, ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। ध्यान रखें, नोट डाल के भी ध्यान रख लें, फेराड जो है वो अलग चीज होती है, FARAD फेराड, ये है ना धारिता का मात्रक है। फेराड किसका मात्रक है, धारिता का, जबकि फेराडे किसका है, आवेश का। फेराडे है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, फेराड है धारिता का मात्रक, यीशु है आवेश का सबसे छोटा मात्रक। आवेश सदिश राशि है, अदिश राशि है भाई, आवेश है जो अदिश राशि है, आवेश की
गणना या मापन किसके द्वारा किया जाता है? विद्युतदर्शी द्वारा। विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप। क्लियर? करो नोट। ठीक है भाई, तो आवेश का मात्रक हो गया। ऐसा ही मात्रक क्या? कूलाम। सीधे मात्रक ईएसयू। ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यानी सबसे छोटा मात्रक। 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की घात 9 ईएसयू। 1 ईएसयू बराबर 3.33 × 10 की घात -10 कूलाम। 1 फेराडे बराबर 9500 कूलाम, जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। फेराड है जो धारिता का मात्रक है। आवेश अदिश राशि है। आवेश की गणना या मापन विद्युतदर्शी यानी इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा की जाती है। क्लियर? ओके। अब हमारे पास आता है कूलाम का नियम। कौन सा नियम आएगा भाई? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम काफी इंपॉर्टेंट है। कूलाम का नियम है ना, यह केवल बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। किसके लागू होता है भाई? केवल बिंदु आवेश के लिए। सबसे पहला है कि कूलाम ने कोई बड़ा काम नहीं किया था, कूलाम ने नकल की थी उसकी, न्यूटन की। न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। जैसे जैसे वो गुरुत्वाकर्षण बताता गया वैसे वैसे उसने इधर आवेश में लगाता गया, कुछ भी चेंज नहीं किया। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियम होता है ये कि हमारे पास दो वस्तु है, एक का द्रव्यमान है m1, दूसरे का द्रव्यमान है m2। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। तो इन्होंने कहा इनके बीच जो बल लगता है F बराबर g m1 m2 बटा r स्क्वायर है। और m1 और m2 क्या है? द्रव्यमान। और r क्या? बीच की दूरी। लेकिन ये जो बल है ना, ये केवल आकर्षण बल होता है। ये बल क्या होता है भाई? केवल आकर्षण। प्रतिकर्षण बल होता ही नहीं इसमें। दो पिंड के बीच में प्रतिकर्षण बल होता है क्या? नहीं। जी जो होता है वो क्या कहलाता था? गुरुत्वीय नियतांक। जी कहलाता है गुरुत्वीय नियतांक। और इसका मान होता था फिक्स। कितना मान होता था भाई? 6.67 × 10 की घात -11 किलोग्राम, सॉरी 1 मिनट, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये मात्रक होता था। अब इसने गुलाम ने क्या किया, ये जैसा जैसा यहाँ नियम देता गया, उसने का द्रव्यमान m1 लिखा तो इसने लिख दिया आवेश q1। उसने द्रव्यमान m2 लिखा तो इसने लिख दिया आवेश q2। इसने कहा कि भाई हमारे यहाँ पर बीच की दूरी है जो r है, तो इसने भी कह दिया कि भाई बीच की दूरी मेरे भी क्या हो गई? r। ठीक है। तो अब ये नियम भी उन्होंने, गुलाम ने दिया था। गुलाम का नियम जो ऐसा कहता है कि हमारे पास इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों लगेगा। समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण लगेगा, अलग अलग आवेश होगा क्या लगेगा? आकर्षण। लेकिन गुरुत्वाकर्षण नियम क्या होता है? केवल आकर्षण बल। और ये क्या लगेगा? दोनों। तो सबसे पहला सवाल है किस पर आधारित है? तो आप कहेंगे ये गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित। दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल डैश, पहला आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है कि नहीं भाई?
आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात एफ समानुपाती क्या आ जाएगा भाई, Q1 गुणा Q2। आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इट मीन्स एफ समानुपाती क्या है, 1/r²। तीसरा है आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर, इट मीन्स एफ समानुपाती के। ठीक है भाई, करो नोट। क्लियर है भाई। वैसे ये अपने पास सूत्र क्या बन गया, एफ बराबर के Q1 Q2 बटा r²। ये हुआ ना, लिख लो। अब जो अगले पेज में लिखा रहा हूँ उसमें आएगा डाटा, वो थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि न्यूमेरिकल के लिए डाटा बहुत ज्यादा जरूरी है। केयर एफ साइलन नोट क्या होता है उसके बारे में चलेगा। हमारे पास गुरुत्वाकर्षण में क्या है कि दो पिंडों के बीच सदैव क्या होता है, आकर्षण। लेकिन आवेशों में आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। समान प्रकार का आवेश है तो प्रतिकर्षण है, समान प्रकार का आवेश है तो आकर्षण होगा। अच्छा, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, जैसे ये द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, आवेश के गुणनफल, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। बीच की दूरी जितनी ज्यादा बढ़ेगी हमारे पास बल क्या होगा, घटेगा। जैसे चुंबक है, पास पास में बल क्या लगेगा, ज्यादा, दूर होकर बल क्या लगेगा, कम। यही मामला यहाँ पर है। तीसरा है कि दो आवेशों के बीच में कौन सा माध्यम है, कागज है कि कांच है कि वायु है, इस पर भी निर्भर करता है। क्लियर। तो कौन से सिद्धांत पर आधारित है, गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित है। जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण का नियम है वैसे नियम किसका है, कूलाम का। अब जो लिख रहे हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो नोट मत करना, केवल समझना। नोट बाद में कर लेना, थोड़ा सा जरूरी है कूलाम के नियम के लिए। के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसका नाम है एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है। के हमारे पास क्या होता है, नियतांक होता है ना। अब जो हमारे पास एक नाम आता है विद्युतशीलता, विद्युतशीलता को इंग्लिश में कहते हैं परमिटिविटी, और यही क्या कहलाता है, एप्सिलॉन। तो सबसे पहले इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। एप्सिलॉन बराबर होता है एप्सिलॉन नोट इनटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन नोट गुणा एप्सिलॉन आर। ठीक। एप्सिलॉन नोट है, इसका मान है जो फिक्स होता है। कितना मान होता है भाई, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड प्रति मीटर, ये मान फिक्स होता है। ये कैपेसिटर पढ़ोगे आप इसके जस्ट बाद में, तो उसमें भी यही आएगा। ठीक है। तो एप्सिलॉन नोट का मान आ गया। ये हमारे पास क्या कहलाता है, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता।
ये इसका मान जिसका फिक्स है, ये किसी पर निर्भर करता है क्या? नहीं, ये किसी पर निर्भर नहीं करता, इसका मान फिक्स है, इसलिए इसे कहते हैं निरपेक्ष मान है। ये कौन सा मान है? ये निरपेक्ष मान है। निरपेक्ष का इंग्लिश होता है एब्सोल्यूट। ये निरपेक्ष मान है, ठीक। दूसरा हमारे पास है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर है ना, ये हमारे पास क्या होता है? सापेक्षिक मान है। ये कौन सा मान है? सापेक्षिक। सापेक्षिक की जगह कई बार आपेक्षिक नाम लिख देते हैं। सापेक्षिक लिखो चाहे आपेक्षिक लिखो, इंग्लिश जरूरी है। इंग्लिश में होता है रिलेटिव। ये सापेक्षिक मान होता है, रिलेटिव। और निरपेक्ष कौन सा होता है? एब्सोल्यूट, ठीक है। इसका क्या होता है? मात्रकहीन। इसका कोई मात्रक नहीं है। इसका कोई मात्रक है क्या? नहीं, मात्रकहीन है। हवा या निर्वात में इसका मान होता कितना है? हवा या निर्वात में एप्सिलॉन आर का मान कितना होता है? 1। किसी पदार्थ का एप्सिलॉन आर का मान किसी में भी 1 या 1 से अधिक होता है। एप्सिलॉन आर का किसी पदार्थ में तो क्या होगा भाई? 1 से अधिक ही होगा। केवल निर्वात में 1 होता है, बाकी कोई भी पदार्थ आ गया हो तो क्या होगा? 1 से अधिक। एप्सिलॉन आर का मान सदैव 1 या 1 से अधिक। अब 1 से अधिक किस में होता है? तो आप कहेंगे कोई भी पदार्थ में। जैसे कोई भी पदार्थ होगा तो किसी भी पदार्थ में 1 से तो अधिक ही होता है, और 1 किस में होता है? निर्वात में, ठीक है। एप्सिलॉन आर का कोई मात्रक है क्या? नहीं। तो इसका तो कोई मात्रक है नहीं, इसका मात्रक फेरेड पर मीटर है। तो फेरेड पर मीटर है तो इसका भी फेरेड पर मीटर आएगा। तो आपको पूछे कि इसका मात्रक क्या आ जाएगा, तो आप क्या बताएंगे भाई? फेरेड प्रति मीटर। अब दूसरा लेते हैं, इधर आते हैं। के बराबर क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये लिखना चाहते हैं कि के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा एप्सिलॉन आर है। एप्सिलॉन का मतलब तो ये है। अब बताओ, हवा या निर्वात का मामला आ जाए तो हवा या निर्वात में एप्सिलॉन आर का मान कितना है? 1। तो के का मान क्या बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? क्योंकि एप्सिलॉन आर की जगह क्या लिख दिया हमने? 1। तो अब इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो के का मान होता कितना है? 9 गुणा 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। लेकिन होता कब है? हवा या निर्वात में। हवा या निर्वात में के का मान कितना है? 9 गुणा 10⁻9। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है? 8.854 इंटू 10⁻12। एप्सिलॉन आर का मान कितना हवा या निर्वात में? 1। बाकी 1 से अधिक होता है। करो नोट इसको। इसमें हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक लाइन ध्यान से लिखोगे। एप्सिलॉन आर का मान लिखते हैं। निर्वात में एप्सिलॉन आर कितना होता है? 1।
वायु में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1.00054। कांच में होता है एप्सिलॉन आर का मान होता है 5 से 10 के बीच। जल में होता है आपके पास मान जो एप्सिलॉन आर का मान होता है 81। संडे ऑफ रखना, संडे ऑफ नहीं रहेगा भाई। इसका कारण है कि जयपुर में रक्षाबंधन पर 2-3 दिन की छुट्टियां होती है कोचिंग में, तो पहले कवर करनी पड़ती है। जयपुर में होती है छुट्टी क्योंकि जयपुर में ज़्यादातर बाहर से आते हैं, दूर दूर से आते हैं, तो सभी कोचिंगों में 2 से 3 दिन की छुट्टियां होती है। तो उसमें क्या आता है कि टीचर भी दूर से होते हैं, तो टीचर भी गाँव जाते हैं, तो हम पहले ही कवर कर लेते हैं। बाकी छोटे शहर में रक्षाबंधन की छुट्टी खास होती नहीं, क्योंकि वो लोकल में होते हैं, वही होते हैं। ज़्यादा दूर भी जाएंगे तो 50-100 किलोमीटर जाएंगे, यहाँ से दूर जाने वाले को 300-400 किलोमीटर जाना होता है, फर्क होता है। इसलिए जयपुर में सब कोचिंगों में होती है। जोधपुर में छुट्टी होती है 1 दिन की, क्योंकि जाओगे 1 घंटे में 1 घंटे में आ जाओगे, कितना दूर हो, इससे ज़्यादा दूर का तो टीचर रहता नहीं है। ऐसा है नहीं कोई 2 साल का टीचर, तो क्या बंधवा लेंगे, जाना ही पड़ता है। हैं 2-3 त्यौहार होते हैं, टाइम मिलता है जाने का, कितना जाना पड़ता है। वो अपना कोई खतरा है नहीं, अपन पहले से कवर कर लेंगे, वो अपना कोई टेंशन ही नहीं उस चीज़ की। कब 9 तारीख को रक्षाबंधन? शनिवार है ना? ओके। लिख लिया भाई, सब रेडी, कोई दिक्कत नहीं। तो विद्युतशीलता एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होती है। एप्सिलॉन नॉट होता है जिसका मान 8.854 इंटू 10 की घात -12 फेरेड प्रति मीटर फिक्स मान होता है। हवा या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, और ये निरपेक्ष मान है। निरपेक्ष मान का मतलब फिक्स मान है। एप्सिलॉन आर जो है ये सापेक्षिक मान, यानी ये पदार्थों पर निर्भर करेगा, अलग अलग डिपेंड करेगा। निर्वात मान कितना होता है 1, वायु में लगभग 1 होता है 1.0005, और लगभग कितना 1 ही है। और एप्सिलॉन आर का मान सदैव 1 या 1 से अधिक। जल में कितना 81। कांच में 5 से 10 के बीच में होते हैं। फ्लुएंट कांच है कि क्राउन कांच है, कौन सा कांच है उस पर डिपेंड करता है। और जब हम ये मान रखते हैं तो के का मान कितना आता है, के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई? ठीक है, अगला देखो। अब इसके बारे में विशेष बिंदु क्या क्या, विशेष पॉइंट क्या क्या है, वो ध्यान से देखो। बताओ भाई, विशेष पॉइंट बताओ। है एक तो स्थिर वैद्युतिक प्रभाव में लागू होता है, गति वैद्युतिक में नहीं लागू होता है। कहाँ लागू होता है? स्थिर वैद्युतिक प्रभाव में लागू। दूसरा बताओ, केवल बिंदु इसके लिए लागू होता है, पॉइंट चार्ज के लिए। केवल बिंदु आवेश पॉइंट चार्ज के लिए लागू। ठीक है, और कोई पॉइंट? एक होता है कि दो आवेशों के बीच की दूरी 10 की घात -15 मीटर से कम है, तो ये लागू नहीं होता, क्योंकि कूलम वो नाभिक के बल लग जाता है। 10 की घात -15 मीटर नाभिक की त्रिज्या होती है, उससे कम दूरी होने पर मतलब एक नाभिक में 2 आगे आवेश, तो वहां बल कौन सा लगेगा? नाभिक के। दो आवेशों के बीच की दूरी 10 की घात -15 मीटर से कम होने पर कूलम का नियम लागू नहीं होता। कूलम का नियम लागू नहीं होता। ठीक है, कारण क्या होता है? कारण होता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल के कारण दो आवेशों के बीच की दूरी 10 की घात -15 मीटर से कम होने पर कूलम का नियम लागू नहीं होता। ये इसके कूलम के नियम के विशेष पॉइंट्स हैं जो हमने लिखे हैं।
अब मैं आपको न्यूमेरिकल सवाल देता हूँ, ध्यान से देखना भाई। मान लो क्वेश्चन है Q1 का मान है 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। Q2 का मान है 6 गुणा 10 की घात माइनस का 6 कूलम। बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। माध्यम है वायु। माध्यम क्या है भाई? वायु। तो पूछे दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल बताओ, याद करो। शायद तक ऐसे ही सवाल आया हुआ, वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी आया हुआ सवाल है, करो। इस पूरे सवाल में मैं आपको केवल एक हिंट दे सकता हूं। वो मेरा हिंट इतना ही है कि ये जो सेंटीमीटर इसको मीटर में बदलो। ये 30 सेंटीमीटर तो 30/100 मीटर हो गया, यानी कि 0.3 मीटर आया, क्योंकि ऐसे मात्र तो मीटर में होता है ना। बस इतना सा हिंट है, बाकी आप जानो, आपका काम जाने। हिंट यही था कि यहाँ गड़बड़ होगी तो वो मैंने गड़बड़ बता ली, बाकी तो जो होगा वो होगा। न्यूटन। कितना आया? 2.4। 6 चौक 24 होगा, बाकी 9 से 9 कटेगा। 9 से 9 कटेगा, 6 चौक 24 होगा। देखो के का मान रखना है आपको, 9 गुणा 10 की घात 9, जरूरी ये है। है Q1 Q2 और R, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, ठीक था। K का मान कितना है भाई? 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान कितना है? 4 गुणा 10 की घात माइनस का 6। Q2 का मान कितना है? 6 गुणा 10 की घात माइनस का 6 बटा R स्क्वायर। R का मान कितना है? 0.3 गुणा 0.3, ये भी ठीक है। 0.3 गुणा 0.3 है तो पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटा तो ऊपर क्या जाएगा? 100। 100 का मतलब क्या लिख दूं? 10 की घात 2। 100 क्या होता है? 10 की घात 2 ही होता है। 3 गुणा 3 कितने होते हैं भाई? 9। 9 से 9 क्या हो गया? कैंसर, ठीक है। अब 4 और 6 को कर लो गुणा, बताओ कितना हुआ? 6 चौक 24 इंटू 10 की घात कितना है भाई? 9 इंटू प्लस वाला जोड़ देता हूँ, ये 9 है, ये 2 कितना हो गया? 11। तो 10 की घात प्लस का कितना है? 11। 10 की घात माइनस का जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 12। कुल मिला के बात है एफ बराबर 24 गुणा 10 की घात क्या जाएगा भाई? माइनस का 1 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 2.4 न्यूटन। कितना है? 2.4 न्यूटन। क्लियर? ठीक है। जहां आपके साथ गड़बड़ी हुई है वो गुणा में हुई है, गुणा सीखना पड़ेगा। है? है? लग दो भले, 1 मिनट। बात ऐसा है कि एक्चुअल में ये है क्या, ये उसी के मान के लगभग है। ये इसमें वैल्यू पुट करके चेक कर लो आप, इसी में तो यही आएगा। एप्सिलॉन आर का मान तो 1 रखो ना, 1.00054 का फर्क तो पड़ेगा नहीं, लगभग कितना? 1 है। और इस माध्यम वायु देने का मतलब यही होता है कि आप सीधा के का मान रखो। यदि मान लो हो सकता है ऊपर आपका 2.4 नहीं आए, 2.4001 आ जाए, है तो वही, और क्या चेंज हो जाएगा? 2.4 का 2.5 तो होना नहीं है। हाँ, वायु और निर्वात का एक ही लिखो, वायु और हवा वैसे भी एक होती है। हाँ, मैं देखो यहाँ क्या लिखा? हवा और निर्वात। यहाँ भी क्या लिखा? हवा और निर्वात। फिर आपको पूछ ले, बताओ हवा का मान क्या है,
तो फिर ये भाई मान पूछेगा और ऑप्शन दे दिया ये चारों, तो मान ये आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए लिखाना जरूरी है। हवा का मान नहीं लिखता चलता, लेकिन ऐसे पूछ ले बताओ हवा का निर्माण क्या है, हवा का एप्सिलॉन आर मान, तो आपको ऑप्शन एक भी दे ये भी दे, तो आपको आंसर ये करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए जरूरी है। सीधा एक न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल में इतना ज्यादा लफड़ा नहीं है, इतना पॉइंट होगा। न्यूमेरिकल में जी 9.8 को हम 10 लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी क्या होता है 9.8, उसको भी न्यूमेरिकल में कितना लेते हैं 10। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल होता है, उसमें इतने पॉइंटों पर नहीं घूमना होता, अपने पास कैलकुलेटर थोड़ी होता है, ये पॉइंट लेंगे तो हम फिर सॉल्व कैसे करेंगे, अपने पास कैलकुलेटर तो होता नहीं है, सिंपल तरीके से करो। ऑप्शन भी आपके पास 2.4 3.6 से दूर दूर आएगा, पास पास में आएगा नहीं, एकदम ही पास पास में 2.4001 है 2.4002 है, तब तो सोचना पड़े नहीं तो क्यों सोचना पड़े। देखो कि कल जो क्लास होगी आगे वाला भाग की, वो आपके सबसे टफ क्लास है, क्योंकि पहली बार सब नाम सुनोगे इसलिए टफ है। जिन्होंने पहली बार सुन रखा पहले सुन रखा है तो वो थोड़ी आसान रह जाएगी। स्थिर वैद्युतिकी का सारा गुण आना है, विद्युत द्विध्रुव आगुण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, विभव प्रवणता क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, मतलब स्थिर वैद्युतिकी के गुण घूमेंगे, तो मामला ये रहेगा। और बाकी जो इंपॉर्टेंट स्थिर वैद्युतिकी से संबंधित है वो देखना पड़ेगा। के का मान हमेशा, मतलब जब माध्यम आपको वायु या निर्वात दे तो, यदि माध्यम कोई और दे देता है तो अपन इधर आते हैं, देखो ध्यान से, यहां पर यदि माध्यम और कोई सा दे देता है तो बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का तो मान क्या आया 9 × 10⁻9 बट्टा क्या बचाएगा एप्सिलॉन आर, बच गया कि नहीं बच गया। तो यदि माध्यम आपको दे दे कांच, माध्यम दे दे आपको जल, माध्यम दे दे आपको नाइलॉन, कुछ भी दे दे सिलिकॉन दे दे, तो ये होता है। लेकिन ऐसा वो करवाएगा आपसे नहीं, क्योंकि उसको पता है कि इससे गुणा होना नहीं ना, विभाग देना गुणा बहुत परेशानी है, वो तो आपसे कॉन्सेप्ट चाहता है। कोई भी एग्जाम वाला आपसे क्या चाहता है कॉन्सेप्ट, एग्जाम वाला कभी भी ये नहीं चाहता है कि आप कैलकुलेशन में फंसे, वो लगभग पूरा चांसेस होता है कि वो चाहता है कि आप इसका कॉन्सेप्ट बता दें, कॉन्सेप्ट हो जाता है कि आप ये लगाना याद रहा के का मान ही भूल गए, मतलब उसका वहीं भटका हुआ रहता है, बाकी बहुत ज्यादा नहीं रहता है। हो गया अभी, कूलाम का नियम हमने पूरा पढ़ लिया। अब होता है हमारे पास गाउस का नियम। गाउस का नियम कोई लेना देना नहीं हमें गाउस का नियम से, आस पास हमारा नहीं है, लेकिन 2 सवाल पूछे हैं टेक्निकल हेल्पर वालों ने। पिछली बार कहाँ आया 2018 में आया था, 22 में गाउस का दिया क्या, 22 में साहित्य गाउस नहीं था, प्री में मेंस में नहीं था, ऐसे मत करो गड़बड़ हो जाएगा। गाउस का नहीं आता है, गाउस गुलाम का नियम तो है अपने, गाउस का नियम है ही नहीं, गाउस का नियम तो टेक्निकल हेल्पर 2018 में आया, मेरे हिसाब से 22 में आया नहीं है, फिर भी आया तो प्री में आ सकता है, क्योंकि प्री का पेपर नहीं है, आप बता सकते हैं मेंस में नहीं आया, साइंस के हिसाब से किसी हिसाब से है, लेकिन 2018 में तो अपने साइंस थी नहीं, उसमें तो सिलेबस में साइंस नहीं थी, साइंस कहाँ थी 2018 में, सिलेबस में साइंस नहीं थी ना। हाँ, तो उसमें तो अपना गाउस का नियम इसी में आया था, और थोड़ा ध्यान से देखना पड़ा था, पढ़ना पड़ेगा भाई, वो तो क्या है कि और मैं तो आपको और कह रहा हूँ ये जो गुण है ज्यादातर यही पूछते हैं हेल्पर वाले, बाकी स्थिर वैद्युतिकी की कोई नहीं पूछता है, स्थिर वैद्युतिकी है ही नहीं। वो भी क्या है 2018 में जिसको पेपर बनाने का ना, उसने क्या 12वीं की किताब उठा के उसने कहा विद्युत इधर उसने बना दिया सवाल 10-12 एक सवाल, सब पेपर में एक 2 सवाल डाल दिए, ये मामला हुआ था। तो इस चक्कर में हमें पढ़ना ही पड़ता है, कल को कोई और आके पेपर बनाई दे। गाउस का नियम देखो, गाउस का नियम पहला मामला है, ये है बिंदु आवेश लाइन चार्ज अनंत सीट एवं गोलाकार सेल के लिए लागू होता है, यानी इन सभी में लागू होता है, जबकि कूलाम का नियम केवल किसके लिए लागू होता है बिंदु आवेश। अब सवाल पूछे हैं बताइए बिंदु आवेश के लिए कौन सा नियम लागू होता है, आपसे कहेंगे कूलाम का नियम, लेकिन ऑप्शन देते हैं कूलाम का नियम, गॉस का नियम, ए व बी दोनों, तो दोनों करना है, लेकिन ए व बी दोनों नहीं थे, कूलाम का नियम, गॉस का नियम, मैक्सवेल का नियम, एम्पीयर का नियम, तो कूलाम का नियम बताना पड़ेगा, तब आप गॉस का नियम नहीं कर सकते, ठीक है। यदि दोनों को ऑप्शन दे तो दोनों करना है। तो बिंदु आवेश लाइन चार्ज अनंत सीट गोलाकार सेल सभी के लिए लागू होता है। ये हमारे पास क्या होता है, ये एक कार्य करता है, देखो समझ लो थोड़ा सा, एक कोई दृढ़ पिंड है, कोई दृढ़ पिंड है, इसमें आवेश है, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, तीसरा आवेश Q3 है, चौथा आवेश Q4 है, जो भी आवेश है, इनमें से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, क्या गुजरेगा भाई विद्युत फ्लक्स। जब इनमें से फ्लक्स गुजरेगा तो किसी दृढ़ पिंड में से गुजरने वाले फ्लक्स तथा इसके अंदर उपस्थित आवेश, इन दोनों बीच संबंध स्थापित करने का नियम क्या कहलाता है गाउस का नियम।
तो पहली बात तो किसी दृढ़ पिन में से गुजरने वाले फ्लक्स तथा इसमें उपस्थित आवेश के बीच संबंध स्थापित करना। ये कौन सा नियम होता है भाई हमारे पास? गाउस का नियम। जैसे फ्लक्स क्या होता है? फाई समानुपाती क्या जाएगा भाई? क्यू इन, यानी कि फाई बराबर क्यू इन बटा एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ये होता है। अब ये क्या होता है कि केवल इतना ध्यान रखना, करता क्या है कि फ्लक्स और अंदर उपस्थित आवेश के बीच में संबंध स्थापित करने का नियम कौन सा नियम होता है? गाउस का नियम। गाउस का नियम भी क्या होता है? ये भी स्थिर वैद्युतिकी में लागू होता है। ये भी किसमें होता है? स्थिर वैद्युतिकी में लागू। कर लो नोट। मीटर और सेंटीमीटर कैसे चेंज करते हैं? एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो सेंटीमीटर में कितने मीटर है? 1/100। 30 सेंटीमीटर था, मीटर में बदलना था तो 100 का भाग दे दिया। 100 सेंटीमीटर होता है, मीटर में बदलना होता तो 100 का भाग देते हैं। कितना आता है? 1। 200 सेंटीमीटर लिखा होता है, मीटर में बदलता है तो भाग किसका देते हैं? 100 का। तो कितना आता है? 2 मीटर। 200 सेंटीमीटर कितने मीटर होते हैं? 2। जब आप सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं, मीटर को सेंटीमीटर बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। ये हमारे पास बंद पृष्ठ में लागू होता है भाई, ठीक है ना? बंद प्रश्न, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये सारी लाइनें पूछी हुई है, ये कुछ भी नहीं पूछा हुआ, ऊपर वाले इतना ही पूछा हुआ है। ये पूछ ले तो पूछ ले भाई, कभी कोई चांस ही बन जाए। अब आप इसमें कूलाम के नियमों को और सवाल को आपको सोल्व करना है, और डाउट आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप करके लाना। कल हम इस चैप्टर को पूरा करेंगे। कल इस चैप्टर में सारा अच्छा टर्म आएगी, सारी टर्म आएगी, टेढ़ी मेढ़ी जितनी भी है, और सभी की सभी टर्म टेक्निकल हेल्प पर 2018 में पूछी हुई है, सभी की सभी। वैसे किताब में होता नहीं है, निमी की कोई किताब में केवल कूलाम का नियम बता देते हैं, थोड़ा आवेश बता देते हैं, बाकी कोई गॉस का नियम नहीं होता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में भी चर्चा नहीं करते हैं वो, विभव प्रवणता के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, विद्युत आगुण के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, स्थिर और गति विद्युत के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अपने सवाल परीक्षा में पूछे हुए ऑलरेडी है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। कल है जो ये भाग पूरा हो जाएगा। ये भाग है टफ, वैसे भी आपको पता चल गया लास्ट में जाते जाते टफ आ गया। कल आएगा ढंग का टफ, उसके बाद में आपका वापस रेगुलर इलेक्ट्रिशियन आ जाएगी, कैपेसिटर इंडक्टर। लेकिन ये रेगुलर इलेक्ट्रिशियन नहीं है, ये स्थिर वैद्युतिक है, जो कि हम 12वीं क्लास के हिसाब से पढ़ते हैं। पढ़ना वहीं से पड़ता है, क्योंकि अपने नियम में तो है नहीं है, सवाल तो आते हैं परीक्षा में, पूछे हुए हैं, मामला ये है। तो आप पढ़ के आना, डाउट है तो कल पूछ लेना उनसे संबंधित, और फिर हम पढ़ेंगे कल इसके भाग को, उसके बाद पढ़ेंगे कैपेसिटर को, इंडक्टर को, इनको। ठीक है भाई।